क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारी बिकवाली का दबाव। दिन के निचले स्तर पर भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए टैरिफ के झटके ने बाजार में भी कोहराम मचाया और ये कोहराम आज सुबह से ही, उम्मीद तो कल ऐसी ही थी। कल जिस तरह से बाजार ने सेंटिमेंट पॉजिटिव दिखाए, कल रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट का रिएक्शन दिखना था, लेकिन बाजार ने काफी मैच्योर तरीके से बिहेव किया, तो ऐसा लगा कि बाजार जो है संभल जाएंगे। लेकिन आज फार्मा सेक्टर से जुड़ी जब खबर आती हुई दिखी, अटकलें जब आती हुई दिखी, और मानो ये खबर का एक रिएक्शन आज के सत्र में भारतीय बाजार झेल रहे हैं। हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव इस वक्त आप पाएंगे। 350 अंकों की गिरावट निफ्टी में 22,900 के लेवल्स देख पाएंगे आप। गिरावट का रुझान बैंक निफ्टी में भी है, ऊपरी स्तर से फिसले हैं और वो भी लाल निशान में। अब 22,890 के लेवल्स पर इस वक्त आप देखेंगे निफ्टी। बैंक निफ्टी 51,532 के लेवल्स पर गिरावट। संभलने की कोशिश जरूर की, कल के सत्र में भी निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस बेहतर था, लेकिन आज ऐसा नहीं कह सकते। हर सेक्टर, हर पॉकेट, हर इंडिसेस, बेंचमार्क हो चाहे ब्रॉडर मार्केट्स हो, गिरावट झेल रहे हैं। ऑन दी शो क्या है आपके लिए आने वाले 1.5 घंटे में, ये आपको बता देते हैं। उसके बाद बाजार की बड़ी बातें और फिर साथ में मार्केट के बजिंग ट्रेड्स कौन से हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर थोड़ी ही मिनटों में आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है बाजार में, किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। 2:10 पर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे क्लोजिंग ट्रेड लेंगे, उनसे समझेंगे कि इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। 2:30 बजे निकुंज की नजर, हमारा खास सेगमेंट ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ेंगे और बाजार पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ पेश करेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर हमारा एक खास सेगमेंट ऑप्शन की रणनीति आपके लिए लेकर आएंगे। 3 बजे बाजार में जो भी एक्सचेंजेस पर खबरें आई हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है बाजार खुलने के बाद से लेकर अब तक, वो सब आपको बताएंगे मार्केट्स एट 3 सेगमेंट में। वहीं 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स और 3:20 पर आपके लिए ट्रिगर्स यानी कि इवेंट्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं ये जानना यहाँ से आपके लिए बेहद जरूरी है, तो आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे कोहराम मचा है, लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। एकमात्र पॉकेट बैंक्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में भी गिरावट। निफ्टी करीब 350 अंक टूटा है, 22,900 के इर्द गिर्द, 22,900 के नीचे कहना चाहिए, फिसलता हुआ। गिरावट और हावी होती हुई परसेंटेज वाइज 1.5% और पॉइंट वाइज अगर देखेंगे तो गिरावट और बड़ी दिखेगी। बैंक निफ्टी ने भी अपनी बढ़त गवाई, ऊपर से करीब 350 अंकों की गिरावट है। देखिए क्वार्टरली अपडेट्स आए जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी और बैंकिंग प्लेयर्स में, छोटी मझौली लार्जर बैंक प्लेयर्स में गिरावट का ही रुझान है। टैरिफ वॉर से ऑटो और ऑटो एंसिलरी में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसका जिक्र कल भी हमने किया था, हमने आपको बताया भी था, रिसर्च भी दिखाई थी ऑटो एंसिलरी पे किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं। और इस वक्त भी अगर आप देखें ऑटो एक क्षेत्र है जहां पर गिरावट है, लेकिन सरप्राइजिंग और शॉकिंग ये है कि फार्मा सेक्टर जो है वो गिर चुका है। फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक की लगातार हम बात कर रहे थे और लग रहा था कि सपोर्ट सिस्टम यहां से बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज फार्मा सेक्टर के लिए भी टैरिफ अनाउंसमेंट्स की अटकलें, खबरें आई और उसके ठीक बाद पूरी तरह से फार्मा सेक्टर का मूड बिगड़ता हुआ दिखा और इस मूड ने बाजार का ज्यादा मूड बिगाड़ा। आईटी सेक्टर में कल भी बिकवाली थी, मेटल सेक्टर में गिरावट हावी हुई है। टाटा स्टील का स्टॉक अगर आप देखेंगे 9% की बिकवाली का दबाव। दरअसल स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगने से मेटल शेयरों की चमक जो है फीकी पड़ती हुई दिखी है। तो बाजार की बड़ी बातें, और इन बड़ी बातों में जहां भी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ लाल निशान पाएंगे। बिकवाली का दबाव हर सेक्टर, हर पॉकेट पर नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स अगर देखेंगे 1600 पॉइंट की गिरावट झेल चुका है। बिकवाली का दबाव ब्रॉडर मार्केट्स में, बेंचमार्क्स में, सेक्टर स्पेसिफिक अगर ढूंढने भी जाएंगे कोई सेक्टर नहीं मिलेगा जहां पर आप कुछ हद तक सपोर्ट देखेंगे। हर सेक्टर में लाल निशान के साथ इस वक्त कामकाज। मेटल सबसे ज्यादा टूटते हुए, इसके बाद फार्मा, रियल्टी, एनर्जी, आईटी, हर तरफ गिरावट हावी होती है। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। आज तो इनफैक्ट यही कहना चाहिए, थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। हाँ, थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे मानसी। और बस उम्मीद कीजिए, मतलब लोगों की नजरें इस बात की कि हाँ बाजार अब बंद कब होगा, बाजार बंद हो जाए, कम से कम थोड़ी शांति मिल जाएगी। देखिए कल का जो सत्र था उसमें एक राहत इस चीज़ की थी कि अच्छा ठीक है 26% आया, बाकियों पे ज़्यादा आया है, हम पे कम आया है, कोई बात नहीं, ये टैरिफ वाली जो टेंशन है ये चली गई है। अब आगे के आगे देखेंगे नेगोशिएशन टेबल पर क्या आता है, जो आएगा अच्छी चीज़ आएंगी। लेकिन आज का जो दिन है ना वो डर वाला है, वो फियर वाला है कि यार ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कल जो कुछ आए ऐसा उस पर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें और भी यहाँ से बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। तो ये डर के चलते आज गिरावट आई है। मतलब अभी टैरिफ का ऐलान हुआ नहीं है, ये भी नहीं पता कितना होगा।
हम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि फार्मा पर जो टैरिफ होगा वो थोड़े से कॉशियस अप्रोच ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ के कंज्यूमर्स को हिट करता है अमेरिका के, और ट्रंप नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा वहाँ पर लोगों को परेशानी हो। जेनरिक दवाओं पर अमेरिका बुरी तरह से निर्भर भारत के ऊपर 60% के आसपास का इंपोर्ट करता है। सस्ते लेबर, सस्ते कॉस्ट वाली चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो मतलब ये ट्रंप के हित में भी नहीं होगा। लेकिन आज जो मुझे लग रहा है कि बाजार का जो रिएक्शन है थोड़ा ओवर रिएक्शन है, थोड़ा डर का माहौल है। शुक्रवार का दिन है, इसके चलते आप देखेंगे कि बाजार में ये गिरावट आई है और निफ्टी ने 22,900 का क्रूशियल सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है। क्लोजिंग बेसिस पर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये सपोर्ट बचा लेता है निफ्टी या नहीं बचाता है, क्योंकि आप देखिए निफ्टी 20 डीएमए के भी नीचे आज ये फिसल गया। शॉर्ट टर्म डीएमएज होते हैं मतलब, लेकिन यह है कि हाँ थोड़ा सा डैमेज ज़रूर हुआ है उस लिहाज से, क्योंकि हमने 23,800 850 के भी लेवल देखी और वहाँ से करीब करीब हमने 1000 पॉइंट निफ्टी के गंवा दिए हैं। एक चिंता वाली चीज़ ज़रूर है। तो जिनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा क्या बाजार की गिरावट में क्या एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले लें, ना अभी रुक जाइए, अभी कुछ मत कीजिए। अब 2 दिन का वीकेंड है, वीकेंड के बाद अब जो करना होगा देखेंगे। इस लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट ना तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की सलाह है, ना ही इस लेवल पर अगर किसी ने फ्रेश शॉर्ट किया है तो उसको फ्रेश शॉर्ट करने की सलाह है। 22,900 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पर नहीं बचता है मानसी, तो 22,500 के दायरे खुल जाएंगे निफ्टी में। देखना होगा कि क्या ये टूटता है, इसको लेकर नजरें जरूर रहेंगी। निफ्टी बैंक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वहां पर दिक्कतें नहीं है, ना के बराबर है। अब यह है कि अब बाकी बाजार का मूड खराब है तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी के लिए कहेंगे कि 51,000 जो है बहुत ही मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और 52,000 जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो 1000 अंकों के आसपास का दायरा है। थोड़ा सा और अगर किसी को सतर्क रहना है तो थोड़ा सा मान लीजिए 51,000 के 50 पॉइंट और नीचे रख लीजिए, 50,900 कर लीजिए, तो ये सपोर्ट लेवल निफ्टी बैंक के लिए काम कर देगा। आज की जो गिरावट है आप उसमें देखिए, जो बड़े शेयर टूट रहे हैं ना उसके चलते कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। एल&टी जैसा शेयर आज टूटा, रिलायंस में आज हमने भारी गिरावट देखी है और अगर हम 24-25 मार्च के हाई से देखेंगे तो रिलायंस का शेयर करीब 9% के आसपास टूट गया है। तो वहां पर ये प्रॉब्लम निश्चित तौर पर दिख रही है। और आज मेटल में थोड़ी जो ग्लोबल ग्रोथ के लेकर चिंताएं हैं, डंपिंग बढ़ने की आशंका है, मेटल टूट गया, फार्मा में गिरावट है, आईटी में ऑलरेडी गिरावट चल रही है, ऑयल एंड गैस में एक धड़ा देखेंगे, ओएमसी वाला हो तो ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज है वहां पर प्रेशर है। ओएनजीसी, रिलायंस के शेयर आज टूटकर कारोबार कर रहे हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल में, बैंकिंग एनबीएफसी में थोड़ी सी राहत है। अगर यह टेंशन नहीं आती तो हम रफ्तार तेज देख रहे होते। एचडीएफसी बैंक ने आज काफी हद तक कुशन करने का काम किया है और उसके साथ साथ कुछ और कंज्यूमर शेयर चल रहे हैं। और एक और खेमा जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी बाइंग है, वो है क्रूड के इम्पैक्ट वाला। क्रूड के भाव में हमने देखा कि 6% की नरमी आई है, ब्रेंट क्रूड का भाव आ गया है $70 के नीचे। तो इंटरग्लोब एविएशन चल रहा है। सुबह के सत्र में हम देख रहे हैं कि पेंट वाले शेयर चल रहे थे, बट वो सिलेक्टिव बाइंग है, माहौल खराब है और थोड़ा सा ओवर रिएक्शन वाली स्थिति है। देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है, चीजें थोड़ा सा साफ होने दीजिए। एक हफ्ते ये वोलेटिलिटी वाले अभी और रहेंगे कम से कम। देखिए 9 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी आनी है और पॉलिसी आने के बाद शायद दिशा थोड़ी सी बाजार की ओर साफ हो जाएगी। उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि आरबीआई की तरफ से रेट कट आए, क्योंकि बाकी जो मैक्रो से हमारे फेवर में है, महंगाई दर काबू में आ गई है, आधे % की भी डिमांड हो रही है रेट कट में। थोड़ी सी दूर की कौड़ी जरूर है, लेकिन हाँ उसकी चर्चा हो रही है। तो आरबीआई की पॉलिसी यहां से क्रूशियल होगी। और अब ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड मिनिस्ट्री से भी नेगोशिएशंस चल रहे होंगे। वो बंद दरवाजे में होते हैं, उसकी खबर बाहर आएगी तो देखेंगे क्या कुछ आता है। लेकिन यह है कि आज कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के लिहाज से आज एक बुरा दिन रहा है। और ट्रंप को लेकर मतलब आप कुछ भी सर्टेन नहीं मान के चल सकते कि ट्रंप क्या करेंगे। ऐसा लगा कि नहीं, एक डिटेल्ड आ गया है ट्रंप की तरफ से। बहुत दिनों के हम वेट कर रहे थे कि अच्छा टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट 2 अप्रैल को आएगा रेसिप्रोकल टैरिफ पर। अब फार्मा को लेकर उनका शगुफा है, तो ये थोड़ी सी डैमेजिंग चीज जरूर है। आपने इनफैक्ट अभिषेक कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगाया और ऐसा लगा नहीं था आज सुबह कल के बाजार को याद करते हुए। और इनफैक्ट ज़्यादा खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में, पिछले 3-4 महीनों में भारतीय बाजार ने जो डाउनफॉल, जो करेक्शन देखा है, उसके ठीक बाद
अब कुछ सेशन से 15-20 दिनों से ऐसा लगने लगा था कि सेंसिबली मार्केट जो है रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव स्टांस दिखा रहा है, और ऐसे में फिर से इस तरह का डेंट पड़ जाना, इस तरह की खबर आ जानी, ये और ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब क्या डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए? आईटी जैसे ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड सेक्टर से दूर रहना चाहिए या नहीं? फार्मा सेक्टर हेल्थ केयर डिफेंसिव के तौर पर हैं, इसमें क्या सपोर्ट होगा या यहाँ से फिर ये नीचे गिरते हुए दिखेंगे? बड़े सारे सवाल, इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश होगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बैंक्स एंड फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक क्वार्टरली अपडेट्स भी आए, अपडेट्स के ठीक बाद हमने देखा कि सपोर्ट डेवलप होता हुआ यहाँ से। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सपोर्ट भी जब मैं कह रही हूँ आधे से 1.5% तक की ही मजबूती है, लेकिन हाँ कमजोर बाजार में कुछ पॉकेट्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि संभालने का काम करें। और टाटा कंज्यूमर आज सुबह से ही यहाँ पर भी एक एक्शन देखने को मिला है। ऑन द फ्लिप साइड रिलायंस, एलएनटी, इन्फोसिस, टीसीएस और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स है जहां कमजोरी है। खबरों के दम पर बजिंग स्टॉक्स अभिषेक कौन से हैं? मानसी, आज बजर्स की बात करें तो ज़्यादातर आपको देखिए गिरावट वाले शेयर दिखेंगे, खरीदारी वाले शेयर तो नहीं ही दिखेंगे। टाटा मोटर एक रिकवरी आई थी, हमने देखा था पुलबैक आया था 720-725 के लेवल तक, लेकिन वो फिजल आउट हुई। और ये टैरिफ वाला थोड़ा टेंशन भी है जेएलआर के पोर्टफोलियो को लेकर, क्योंकि जैगवार लैंड रोवर का एक्सपोर्ट करती है अपने यूके के प्लांट से टाटा मोटर्स। तो आज हम फिर से गिरावट देख रहे हैं टाटा मोटर के शेयर में, और गिरावट जो है वो सीवियर है, 6-6.5% के आसपास की है, फिर से गिर के आ गया है 6.25%, 625 रुपये के भाव के आसपास। इनफैक्ट उसके भी नीचे 613 रुपये का भाव है। फार्मा पर टैरिफ को लेकर जो बातें चल रही हैं उसके चलते आप देखिए लॉरस लैब, इक्का, ग्रेन्यूल्स, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, जो भी फार्मा शेयर उठा लीजिए, सारे के सारे टूट रहे हैं और गिरावट वहाँ पर लगातार बरकरार है। Q4 के बिजनेस अपडेट अच्छा है एचडीएफसी बैंक के, एडवांसेस के भी, और इसके अलावा हमने देखा कि डिपॉजिट के भी नंबर अच्छा हैं। तो एचडीएफसी बैंक में बाइंग हो रही है, लेकिन वो कैप्ड हो गई। कमजोर माहौल में थोड़ा और रफ्तार दिखनी चाहिए थी, लेकिन उतनी रफ्तार दिखी नहीं, और गेंस जो है करीब 1.5% के आसपास के हैं, लेकिन 1800 रुपये के ऊपर मजबूती से टिक रहा है एचडीएफसी बैंक का शेयर। एंजल वन, ये शेयर चला बहुत था, पिछले एक महीने में करीब 20% के आसपास की रैली दिखाई थी, लेकिन जो बिजनेस अपडेट आए हैं वो थोड़े से कमजोर साइड पर आए हैं। इसके चलते हम देख रहे हैं कि उसमें आज गिरावट आपको दिखेगी, 7% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। और एक और शेयर जहां पर हम हाल फिलहाल अच्छी बाइंग देख रही थी, सरकारी डिफेंस कंपनी मजगांव डॉक, दरअसल सरकार उसमें ओएफएस के जरिए हिस्सा बेच रही है। आज नॉन रिटेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कल रिटेल का दिन होगा, डिस्काउंट पर ओएफएस है, और सरकार करीब 5% हिस्सा बेच रही है। इसके चलते आपको मजगांव डॉक के शेयर में भी 7% के आसपास की गिरावट दिख रही है, और जिस भाव पर ये स्टेक सेल हो रहा है उसी भाव के आसपास गिर के शेयर ये आ भी गया है, 2550 रुपए के आसपास है। तो ये कुछ बजिंग स्टॉक से गिरना, चढ़ने वाले शेयरों की संख्या इसमें ना के बराबर है, और जो जहां पर बढ़त है भी वो थोड़ी सी कम है। अब चलिए फटाफट अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे ये समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। राजेश जी, क्या करें मार्केट में? मतलब ट्रंप चाहते क्या है ये समझ में आना बड़ा मुश्किल है। मेरे लिए सवाल पूछना मुश्किल है, जिसको जवाब देना उसके लिए जवाब देना मुश्किल है। हम 22,900 के सपोर्ट की बात कर रहे थे, वो सपोर्ट भी ब्रीफली ब्रेक हुआ आज के दिन में। आप बताइए कि यहां से क्या करें? एक ट्रेडर जिसने लॉन्ग किया है वो क्या करे, कौन से लेवल्स का नीचे वेट करे सपोर्ट के लिए, और जिसने शॉर्ट किया है वो क्या करे, क्या उसके और पैसे बनेंगे बाजार में? जरा बताइए दोनों सिनेरियो में। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में वापस आज जो मॉर्निंग में स्टेटमेंट आया है उससे वापस एक अनसर्टनिटी का माहौल फिर बनते हुए दिखा। हालांकि टैरिफ अनाउंसमेंट ऑलरेडी आया था और उसको मार्केट ने कहीं ना कहीं कल डाइजेस्ट करने की कोशिश भी करी थी, और मार्केट फर्दर मूव ऑन करने के लिए कल एक अटेम्प्ट भी लेते हुए दिखा हमने मार्केट में। लेकिन आज वापस जिस तरीके से फार्मा सेक्टर को लेके जो स्टेटमेंट आया उससे वापस से एक अनसर्टनिटी का माहौल बना, और ये रहा कि ये अभी थमने वाला नहीं है। इस तरीके के स्टेटमेंट या इस तरीके के जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो अनाउंसमेंट यूएस से आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि जब तक ये अनसर्टनिटी पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी और किस तरीके से कंट्रीज, बाकी कंट्रीज जहाँ पे भी ये टैरिफ लगे हैं और इंडिया पे जो सेक्टर्स पे टैरिफ लग रहे हैं वो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, जब तक ये अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं होगी मार्केट का बिहेवियर हमें लगता है कि कुछ समय के लिए तो इसी तरीके से रहेगा, और मार्केट में जो भी उछाल आएंगे वापस दबाव रहेगा। तो अब लेवल की बात करें तो 23,100 पहला लेवल था जो कि ऑलरेडी आज तोड़ दिया है, और दूसरा जो अब नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो है 22,800 का।
आई थिंक 22,800 काफी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, 22,800 से 750 के बीच में, 22,750 के बीच में काफी क्रूशियल सपोर्ट है मार्केट का, जो कि प्रीवियस स्विंग लो के आसपास के लेवल है। अगर वो टूटता है तो फिर ये गिरावट और भी बढ़ सकती है। तो हमें लगता है आज की गिरावट के बाद हम 22,800 के ऑलमोस्ट नजदीक, एक बार 870 तक हमने लो मारा है। तो हमें लगता है 800 से 750 के जोन में एक सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगा मार्केट अगले हफ्ते। आज के सेशन में तो हमें लगता है कि काफी कुछ ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली, और अक्रॉस द बोर्ड ही आज सप्लाई प्रेशर है। तो आज वापस से लोगों का कॉन्फिडेंस वापस से शेकआउट हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफी इंटेंस सेलिंग है, और जो डायरेक्ट अफेक्टेड सेक्टर है बिकॉज ऑफ टैरिफ, वो तो एक अलग ही सेल मोड में है, क्योंकि काफी कुछ रीएडजस्टमेंट पोर्टफोलियोज में होना है अहेड ऑफ कि किस तरीके से अर्निंग इम्पैक्ट होगा। वो सारे डिसीजन के बेसिस पे वो सारे स्टॉक्स और सेक्टर में सेलिंग आ रहा है। हायर साइड पे निफ्टी में बात करें तो जैसे 23,100 23,200 ये लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट होगा। जब तक नहीं होंगे मार्केट में रिस्क रहेगा फर्दर और डाउन साइड ओपन होने का। और मेजर डाउन मूव जो अब बनेगा वापस फर्दर, वो बनेगा 22,760 के नीचे। अगर वो टूटता है तो फिर 22,500 22,300 तक की जगह भी खुलते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रे ऑफ होप मार्केट को जो मिल रहा है वो बैंकिंग सेक्टर से मिल रहा है। आरबीआई पॉलिसी भी है, उसके चलते बैंक निफ्टी जिस तरीके से ऑलमोस्ट ग्रीन ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, 51,500 को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है अगर ये 51,500 51,400 के लेवल को होल्ड कर लेता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ जरूर बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। और यहाँ पे हमें लगता है कि फिर 51,900 52,000 की तरफ बढ़ सकता है बैंक निफ्टी। बट लुकिंग एट द मार्केट सिनेरियो, थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा। 51,400 के लेवल को एज ए स्टॉप लॉस भी फॉलो करना होगा बैंक निफ्टी में। मार्केट सिनेरियो और जो पैनिक बटन दबा है, इसके चलते कॉशियस रहना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इनफैक्ट मार्केट को। वही सबसे ज़्यादा रैशनल अप्रोच इस वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह के सेंटिमेंट्स पैन आउट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल, ऑयल मार्केटिंग कंपनी आज सुबह परफॉर्म कर पा रही थी, वहाँ से अब हम देख रहे हैं कमज़ोरी का रुझान है। कच्चे तेल की चाल में जो गिरावट है उसका भी इम्पैक्ट जो बेनिफिशियरी प्लेयर्स पर होना चाहिए वैसा फिलहाल नहीं नज़र आ रहा है। फार्मा स्पेस, मेटल, आईटी, हर तरफ बिकवाली का दबाव। लेकिन चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं, और अब इन सारे के सारे सिनेरियोज को देखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए? खरीदारी की तरफ बढ़ना है या फिर बिकवाली की कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है? जानते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। गुड आफ्टरनून राजेश जी। मुश्किल है इस सिचुएशन में स्टॉक पिकिंग करना, लेकिन किस तरफ की स्टॉक पिकिंग होगी? क्या बिकवाली की कॉल्स देंगे आप, या फिर खरीदारी के स्क्रिप्ट्स भी हैं आपके पास? तो देखिए, आज मार्केट का टेक्सचर जिस तरीके से चेंज हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे बिकवाली के ही ट्रेड है। हालांकि कुछ सिलेक्ट पॉकेट में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की बेट होगा, क्योंकि टेक्सचर अब सेल साइड का कन्वर्ट हो चुका है, और इंपॉर्टेंट लेवल 23,100 को हम ऑलरेडी निफ्टी पे तोड़ चुके हैं। तो पहला स्टॉक जो शॉर्ट साइड में है वो आईटी स्टॉक है, एचसीएल टेक, जहाँ पे क्लियर एक डाउन मूव बनते हुए दिखा है। क्रॉस द सेक्टर ही यहाँ पे एक वीकनेस बनी हुई है। आईटी इंडेक्स ऑलरेडी काफी डिस्टेंस बना चुका है 200 डे मूविंग एवरेज को, उसको ब्रेक डाउन के बाद। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये सेक्टर की वीकनेस और फर्दर एक्सटेंड होगी। अगर कोई पुल बैक भी आएगा तो वो ज्यादा समय के लिए सस्टेन नहीं हो पाएगा, और वापस वहां पे सप्लाई बनेगा। तो एचसीएल टेक पे हमें लगता है लोअर साइड के टारगेट 1390 तक आते हुए दिख सकते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1458। दूसरा स्टॉक शॉर्ट साइड का है वो है सीजी पावर। स्टॉक ने आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रेक डाउन किया है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था डेली चार्ट पे, उसका भी ब्रेक डाउन कंफर्म होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है जिस तरीके की वीकनेस यहाँ पे सीजी पावर में आज बनी है, ये फर्दर और एक्सटेंड होगी। डाउन साइड के टारगेट 565 560 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 595 के आसपास।
ओके, HCL टेक्नोलॉजीज और CG पावर बिकवाली की तरफ की कॉल्स इस वक्त सेल साइड स्ट्रैटेजी राजेश जी की तरफ से आती हुई आपके स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। टारगेट स्टॉप लॉसेस HCL टेक्नोलॉजीज 1458 के स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा। 1390 का टुवर्ड्स डाउन साइड टारगेट। गिरावट है और गिरावट और ज़्यादा हावी होती नजर आ सकती है। इस वक्त हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3.25% की बिकवाली। CG पावर में भी 565 के डाउन साइड टारगेट्स के लिए 595 का स्टॉप लॉस लगाते हुए सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। लेकिन इस बीच बिफोर वी मूव टू अदर सेक्टर्स, राजेश जी, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर और पर्टिकुलरली HDFC बैंक पर आपका आउटलुक जरूर जानना चाहूंगी। HDFC बैंक एक तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स आए और ड्यूरिंग दी सेशन भी अगर हम देखें HDFC बैंक के स्टॉक ने संभालने का काम जरूर किया। ऑफकोर्स बाजार में इतनी ज़्यादा कमजोरी पैनिक है कि ये एक प्लेयर या एक स्क्रिप्ट या एक सेक्टर कितना संभाल पाएगा, लेकिन HDFC बैंक और साथ ही बैंक्स फाइनेंशियल्स, लार्जर प्लेयर्स, छोटी मझौली बैंक्स पर अगर कोई राय बन रही है। तो बिल्कुल करेक्टली मानसी जी, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर जरूर होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ट्रम्प जो टैरिफ का वॉर है उसके चलते बैंकिंग सेक्टर को एज सच डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट काफी वीक है, इसलिए ये सेक्टर भी आज एक म्यूटेड बिहेवियर ही डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर को लिंक करते हुए RBI पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो जरूर एक एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मार्केट ने RBI पॉलिसी से लगाए हुए हैं, जिसके चलते हमें लगता है जब तक वो आउटकम सर्टन नहीं होता है या जब तक वो आउटकम नहीं आता है, शायद बैंकिंग सेक्टर हमें लगता है कि एक पॉजिटिव बिहेवियर में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। टेक्निकली भी स्ट्रक्चर बुलिश है। HDFC बैंक में स्ट्रेंथ है और 1800 के ऊपर बना हुआ है। हमें लगता है जब तक ये 1800 1790 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की अटेम्प्ट करेगा जैसी मार्केट स्टेबलाइज होंगे या मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी वापस बनेगी एक गिरावट के बाद, और अगर ये 1790 के ऊपर ही बना रहता है तो यहाँ पे फिर एक अटेम्प्ट लेगा स्टॉक टुवर्ड्स 1880 1890 की तरफ। तो यहाँ स्ट्रेंथ है। वहीं अगर हम देखें तो PSU बैंकिंग बास्केट भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पिछले 3-4 दिनों में हम देखें कि काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट छोटे PSU बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिला है, जिसमें हमें यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही बैंक पसंद है। हालांकि आज गिरावट के चलते, मार्केट गिरावट के चलते थोड़ा करेक्शन जरूर बना है, लेकिन हमें लगता है कि यूनियन बैंक में अभी भी ब्रेकआउट इंटेक्ट है। 118 का लेवल अगर ये होल्ड आउट करता है इस गिरावट में तो यहाँ पे वापस अप मूव बनने की प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया का भी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे भी हमें लगता है 109 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये नहीं टूटता है तो यहाँ पे भी एक पुल बैक बनते हुए दिख सकता है। तो छोटी PSU बैंक्स में हमने देखा है कि पिछले दिनों में स्ट्रेंथ आई है, बाइंग इंटरेस्ट बना है। अब ये देखना है कि अगले हफ्ते अगर मार्केट स्टेबल होते हैं तो ये बैंक्स भी एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बनाते हुए दिख सकती है। और उम्मीद यही करके चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो ट्रिगर्स हैं, अर्निंग सीजन की शुरुआत है, वहां से कुछ हद तक एक फ्रॉथ हो, एक मोमेंटम हो और वो बिल्टअप होता हुआ नजर आए। टैरिफ को लेकर टेंशन है और पूरे बाजार का हम देख रहे हैं कि जो बाजार की जो सेहत है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है और निफ्टी जद्दोजहद कर रहा है 22,900 के अहम सपोर्ट को बचाने की, और निफ्टी भी हल्की गिरावट के साथ इस वक्त है 51,500 के आसपास। बैंकिंग फाइनेंशियल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आगे इवेंट भी खड़ा है, वो जो है RBI की पॉलिसी की 7 से 9 तक MPC की बैठक चलेगी। उसके बाद उम्मीद ये है कि 9 तारीख को जो पॉलिसी आएगी इस बार भी दरें शायद 0.25% घट सकती हैं। ऐसी डिमांड भी है, ऐसी उम्मीदें भी हैं। लेकिन अच्छा, US टैरिफ पर विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है और विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि जो टैरिफ अमेरिका ने इम्पोज किए हैं 26% के, उसकी समीक्षा जारी है। और कल कॉमर्स मिनिस्ट्री का बयान आया था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कंपनीज हो या फिर एक्सपोर्टर हो, एज इंडस्ट्री हो, उनके साथ बातचीत करके समझने की कोशिश की जाएगी कि कितना इम्पैक्ट आएगा इन टैरिफ्स का भारतीय इकोनॉमी के ऊपर और उन कंपनीज के ऊपर। फिलहाल ये समीक्षा जारी, ये होती रहेंगी ये चीज़ें, इसमें कुछ नया नहीं है। अपडेट्स आएंगे, अपडेट आपके सामने हम रखते रहेंगे। लेकिन आज एक और सेक्टर बहुत बुरी तरह से पिटा और वो है मेटल का। आप देखेंगे टाटा स्टील करीब 8.5%, हिंडाल्को करीब 8%। इसके अलावा आप देखेंगे तो बाकी जो शेयर हैं वेदांता, नाल्को, हिंद कॉपर, ये भी 9 से 10% टूट गए हैं। और निफ्टी मेटल में है 16 शेयर, 16 के 16 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक तो देखिए ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, डंपिंग वाला भी एक मामला है
जरा विस्तार से समझते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कितना इंडेक्स टूट चुका है। बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं, जो कि मेटल सेगमेंट को करीब से ट्रैक भी करती हैं। आशीषा, बताइए क्या रीजंस हैं? टैरिफ वाला मामला तो खैर है ही, जरा इसको विस्तार से बताइए कि कितना डैमेज हो सकता है और क्या चिंता सता रही है मेटल के निवेशकों को। 6.5% की गिरावट के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के सत्र में। इनफैक्ट सभी निफ्टी मेटल इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आज लाल निशान में कारोबार करते हुए कल के सत्र में भी कमजोरी दिखी थी और कमजोरी वो आज बरकरार होती हुई नजर आई। इनफैक्ट कई सारे फैक्टर्स है, ग्लोबली रिसेशन के कंसर्न्स बढ़ते हुए नजर आए, जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स पर दबाव दिखा। इनफैक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो टाटा स्टील करीब 8% टूटा, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, नैल्को जैसे सभी स्टॉक्स में 6 से 8% की भारी भरकम गिरावट आज के सत्र में दिखी है। टैरिफ वॉर के बाद ग्लोबली ग्रोथ की चिंताएं हैं और अगर ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं होगी तो मेटल डिमांड कम होती हुई नजर आएगी, जिसके चलते मेटल प्राइसेस पर इम्पैक्ट दिखेगा और इसी वजह से मेटल स्टॉक्स में आज के सत्र में कमजोरी दिखी है। इंडिविजुअल टैरिफ्स की बात करें तो याद रखें कॉपर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ्स अभी तक नहीं लगाए गए। हालांकि एनालिस्ट का मानना है, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि 2025 के अंत तक कॉपर पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे। एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% के टैरिफ्स ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अनाउंस कर दिए थे, तो उस पर कोई बदलाव नहीं किए गए। लेकिन याद रखें अगर अमेरिका में इंपोर्ट्स कम होंगे तो जाहिर तौर पर इंडिया जैसे देशों में इंपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। जापान, कोरिया, वियतनाम जैसे देशों से अगर सस्ते में इंपोर्ट किया जाएगा मेटल, स्पेशली स्टील, तो डोमेस्टिक मिल्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है और इसी डर के कारण सभी मेटल स्टॉक्स में गिरावट दिखी है। इनफैक्ट स्टील की इन पर्टिकुलर बात करें तो DGTR ने इंडिया में इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है और अगर उनको लगता है कि इंडिया में चीप इंपोर्ट्स हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक स्टील मिल्स को हो रहा है तो शायद एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। तो कई सारे मूविंग फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी रिसेशन की चिंता है जिसके चलते ग्लोबल मेटल डिमांड कम हो सकती है, ग्लोबल मेटल प्राइसेस पर इम्पैक्ट दिखेगा और इसी वजह से मेटल स्टॉक्स में आज भारी गिरावट दिखी है। बिल्कुल, सेफगार्ड ड्यूटी और इसी खबर के चलते मेटल स्टॉक्स में कमजोरी। आशीषा, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें डिटेल से हमें बताने के लिए। एक तो ग्लोबल मांग घटी है, ट्रेड वॉर बढ़ने की आशंकाएं हैं और इसी के चलते एक पूरा का पूरा सेक्टर है जो कि एक तरह से चपेट में आता हुआ। निफ्टी के मेटल इंडेक्स के सभी 16 शहरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता करीब 8 से लेकर 10% तक की बिकवाली इन स्टॉक्स में इस वक्त नजर आ रही है। कमजोरी का रुझान, आपको बता दें ग्लोबल कनेक्शन इस वक्त ढेर सारा है और वही कनेक्शन है जो कि हर सेक्टर को एक तरह से इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं। हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता जुड़ गए हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पैक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं फॉर मार्केट, उससे भी करना चाहेंगे और साथ ही अभी मेटल सेक्टर में कमजोरी की वजह हम समझ रहे थे आशीषा से, उस पर भी आपका एक टेक, आप एक फंडामेंटल व्यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो हुआ है, जो टैरिफ की बात हम बहुत टाइम से बात भी कर रहे हैं, आई थिंक सो बहुत सारी चीज है जो हमारे अभी एक कोई भी कमेंट देने कंट्रोल के बाहर है। बिकॉज कल हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, आज फिर से आया कि फार्मा पे भी टैक्स लग सकता है। और तो ये कितनी चीज डराने के लिए है, कितनी चीज एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए है, दैट इज वेरी अनक्लियर। तो मेरे हिसाब से दिस इज द टाइम नॉट टू टेक एनी एक्शन ऑफ बाय और सेल, लेट द थिंग्स एक कूल डाउन हो जाए फिर ही करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज इंटरलिंक्ड डिपेंडेंट होती है और ये चीज क्लियर होने में इंडिया भी जवाब देगा तो इंडिया कौन सी टैक्स इम्प्लीकेशन में डिफरेंस करेगा। सो ये बहुत सारी चीज कहीं ना कहीं इट्स इफ्स एंड बट्स। तो एज ऑफ नाउ एज अ फंड हाउस वी आर नॉट टेकिंग एनी कॉल, लेट द थिंग्स गेट क्लियर और फिर ये डिसीजन लेना चाहिए। पर एज ऑफ नाउ थिंग्स लुक्स वेरी स्कैरी। डर लग रहा है किस हिसाब से कि अगर ये रिसेशन की बात हो रही है तो ये टाइम वाइज करेक्शन बहुत लंबा रहेगा। ये वही समय है जबकि बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए और हमारे व्यूअर्स
ईटी नाउ स्वदेश के तमाम व्यूअर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी यही एडवाइस हम लगातार दे रहे हैं, बिकॉज सिनारियोज एक एक करके पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं। कल नहीं पता था कि बाजार इस तरह से टूटेंगे, नहीं पता था कि फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक जो कल सबसे अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, आज बुरी तरह से पिटेंगे। इस बीच यूएस टैरिफ पर विदेश मंत्रालय का बयान भी आया, और वो बयान भी अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। फ्लैशेस के जरिए टैरिफ पर अमेरिका से बातचीत जारी है। अभी टैरिफ पर समीक्षा हो रही है और इसी समीक्षा के तर्ज पर बातचीत भी हो रही है। तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि अपडेट्स, कुछ ना कुछ नई चीजें, नए इवेंट्स निकल कर आए, और इसी के चलते बाजार को फिलहाल बेहद ज़्यादा सतर्कता से के साथ लेना चाहिए, ये एडवाइस। हमारे दो और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं टेक्निकल पैनल पर, उनका भी स्वागत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में कौन से स्टॉक्स हैं टुवर्ड्स अपसाइड या टुवर्ड्स डाउन साइड, कहाँ है उनकी कॉल्स। जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हैं मेरे साथ, तो और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस, अमोल, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत तेजस आपसे करना चाहूंगी। राजेश जी ने तो बिकवाली सेल साइड की स्ट्रैटेजी दी है, स्टॉक स्पेसिफिक। आप बताइए क्या कोई बाई साइड अपॉर्चुनिटीज इस वक्त आप देख पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हम पॉलिसी है, और अगर आज देखेंगे मार्केट में भारी गिरावट आई है, लेकिन बैंकिंग एज अ सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। और आरबीआई की पॉलिसी के चलते हमें लगता है थोड़ा सपोर्टिव रहेगा बैंक्स के लिए। तो जो मेरी पहली पिक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ये स्टॉक में हमने एक अच्छा खासी रैली देखी थी, और ये एक रैली के बाद पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक थोड़ा साइडवेज होकर थोड़ा पुल बैक दिया है। और आज के भी सत्र में जहां पे मार्केट में चारों ओर बिकवाली है, ये स्टॉक एक चट्टान की तरह रुका हुआ है। तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है एक डिप में खरीदारी करनी चाहिए। आइडियल लेवल टू एंटर लॉन्ग पोजीशन विल बी अराउंड 2120 के करीबन, और ऊपर में मुझे लग रहा है इसका लक्ष्य रहेगा 2170 का पहला लक्ष्य रहेगा, दूसरा लक्ष्य रहेगा 2210 का, और इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2076 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो सीमेंट स्पेस से है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। ये स्टॉक में हमने कल के सत्र में एक अच्छी खासी रैली देखी थी, और आज हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी आ गया है, जो पॉजिटिव संकेत दे रहा है। प्लस जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 डे और 50 डे, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो एक डिप में बाय करिए। अराउंड 11,450 विल बी आइडियल लेवल टू एंटर लॉन्ग पोजीशंस। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 11,100 का, और इसका पहला लक्ष्य रहेगा 11,800 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 12,100 का। कॉल्स अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी का एक आउटलुक आता हुआ 11,800 तक के टारगेट्स। न्यूज़ फ्लो के चलते भी सीमेंट प्लेयर खबरों में रहा, और ऑफकोर्स जहां हम देखते हैं क्रूड बेनिफिशियरी स्पेसेस, उसमें एविएशन प्लेयर्स हैं, सीमेंट पेंट जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक नज़र ज़रूर होनी चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक, ये बात भी सही है कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स इस वक्त बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक ही क्रेडिट पॉलिसी है, और उसके बाद अर्निंग्स भी शुरू हो जाएगी, और बैंक्स की अपडेट्स जो आ रही है वो ठीक ठाक आ रही है। तो ये एक सेक्टर है जहां हम कुछ मोमेंटम ज़रूर देख सकते हैं, और ये मोमेंटम चलता रहेगा। अमोल, आपसे जानना चाहेंगे, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं? बाइंग साइड का ही व्यू है। एक तो मार्केट नो डाउट की करेक्शन में ही है, 700 पॉइंट करेक्ट हुआ है निफ्टी, अगर हम टॉप से देखते हैं तो लार्जर टेक्सचर मार्केट का वीक है। तो बट ऐसे पीक्स में देख रहा था जिनके ब्रॉडर सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे मेंटेन है, या फिर वो करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। उसमें से पहला मुझे एक इंडिगो का फॉर्मेशन जो है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है, 5100 के आसपास है। अगर पोजिशनली देखते हैं तो 5250 और 5275 के टारगेट्स निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस है उसका 5,000 रुपीज का। हायर हाई हायर लो स्टॉक ने मेंटेन किया है, ये करेक्शन में स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है अभी पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो इंडिगो में वापस से एक ब्रेकआउट पॉजिटिव साइड पे हम देख सकते हैं। दूसरा मैं एक इमामी के साथ जाना चाहूंगा, 586 के आसपास है। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 625 तक के टारगेट निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 570 का। अभी भी स्टॉक ने हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन मेंटेन रखा है, कहीं भी ये करेक्शन का असर अभी तक स्टॉक में दिख के नहीं आ रहा है। और आज भी जहाँ पे ओवरऑल मार्केट में काफी दबाव है, उसमें भी ये स्टॉक पॉजिटिवली ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से जरूर देखा जा सकता है, बट जैसे कि ओवरऑल मार्केट काफी वोलेटाइल है, दोनों ही स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें।
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने हैं, लेकिन दो स्टॉक्स खरीदारी की तरफ इस वक्त मिलते हुए, इमामी और इंडिगो। इनफैक्ट निफ्टी 500 कैटेगरी में दोनों प्लेयर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हुए इस वक्त मजबूती कायम रहेगी। 625 तक के टारगेट से इमामी में एंटिसिपेट करके चल रहे हैं अमोल। 570 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और साथ ही इंडिगो के चार्ट्स भी देख लेते हैं और साथ ही स्ट्रैटेजी भी। मजबूती है इंडिगो में। आज सुबह भी इसका जिक्र हमने किया था। एविएशन क्रूड बेनिफिशियरी के तौर पर क्लियरली मजबूती दिखा रहा है और आगे भी तेजी जारी रह सकती है। 5275 के टारगेट्स। इसी लिस्ट में निफ्टी 500 कैटेगरी की राजेश जी बजाज फाइनेंस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। बजाज ट्विंस को ही पुल अप करते हैं। 1.5 से 2% की तेजी बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व पर भी फोकस करेंगे, लेकिन एक तो बिजनेस अपडेट आए हैं और अनुमान के मुताबिक ठीक ठाक अपडेट्स देखने को मिले हैं। सालाना आधार पर लोन में करीब 36% की बढ़त दिखी। AUMs जो हैं ये बड़े हैं 26% और बढ़कर 4 लाख करोड़ के पार गए हैं। इम्पैक्ट न्यूज़ का है जो कि बजाज फाइनेंस में नजर आ रहा है पॉजिटिव बिजनेस अपडेट के चलते। क्या राय होगी? तो मानसी जी, स्ट्रक्चर तो बुलिश है बजाज फाइनेंस का। इस वोलेटाइल मार्केट में भी अगर हम कंपेयर करें बाकी पीयर कंपनी से, तो ये स्टॉक ने एक स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाया है। स्टॉक को अगर हम देखें तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखे डेली चार्ट पे। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जब तक 85-60 के लेवल होल्ड करता है ये स्टॉक, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो रहेगी। एंड वंस स्टॉक क्रॉसेस अब 8850, तो फिर इसकी रैली 9000 के ऊपर भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो एट दिस मोमेंट एडवाइस ये रहेगी कि 8650 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें। पोजीशन है उसे होल्ड रखने की राय। नई पोजीशन से तो फिलहाल दूर रहना चाहिए किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी पॉकेट में, क्योंकि इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है और मजबूत काउंटर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, उसे बिल्कुल बनाकर रखा जाए। बजाज फाइनेंस इन्हीं में से एक है। रोहन, टेक्सटाइल सेक्टर पर आपका एक आउटलुक ज़रूर जानना चाहेंगे, बिकॉज जब रेसिप्रोकल टैरिफ की खबर आई उसके ठीक बाद एक कंपैरिजन यही हो रहा था कि हमारे प्रतिद्वंदी यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है उन पर किस तरह के टैरिफ लगे हैं और उसका इम्पैक्ट फिर हमारे बिजनेसेस पर कैसा पड़ेगा। टेक्सटाइल की अगर बात करें, वियतनाम, कंबोडिया, इन पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगे उसके सामने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ कम लगे और टेक्सटाइल कंपटीशन इन कंट्रीज से बिल्कुल देखने को मिलती है। डू यू थिंक देयर इज अ स्पेस फॉर अपॉर्चुनिटी भारत के लिए, भारतीय टेक्सटाइल लिस्टेड कंपनीज के लिए? आई थिंक रोहन के साथ कुछ टेक्निकल ग्लिच हैं, हम नहीं जुड़ पा रहे हैं उनसे। लेकिन चलिए उनसे ये सवाल बचा कर रखते हैं। फंडामेंटल आउटलुक ज़रूर लेना चाहेंगे। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर इम्पैक्ट क्लियरली दिखने को मिल रहा है। फार्मा इंडेक्स टूटा है, लेकिन टोरेंट फार्मा में अब भी हम देख रहे हैं 0.5% की तेजी के साथ कामकाज नजर आ रहा है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में बुरी तरह से पिटाई होती हुई दिख रही है, लेकिन चुनिंदा प्लेयर्स जहां पर मजबूती का रुझान है इस लिस्ट में मैरिको है, मैक्स हेल्थ केयर, अगेन हेल्थ केयर स्पेस से जुड़ी एक कंपनी है जो कि मिड कैप में इस वक्त प्ले आउट कर रही है। MFSL के स्टॉक प्राइस को भी पुल ऑफ करना चाहिए। 1.5% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। एंड अगेन फेडरल बैंक में भी मजबूती का रुझान है। मैरिको और साथ ही एक बार अमोल आपसे जानना चाहेंगे, FMCG पैक धीरे धीरे स्लो इवेंचुअल मूवमेंट देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर के स्टॉक में भी आज मजबूती थी और मैरिको के स्टॉक प्राइस में भी इस वक्त तेजी है। क्या राय होगी FMCG पर? आई थिंक जब भी मार्केट में दबाव बढ़ रहा है, FMCG स्टॉक्स एक सेफ बेट की तरह आ रहे हैं उभर कर। और अभी भी अगर हम देखते हैं तो ये 2-3 दिन मार्केट में करेक्शन था, जैसे टाटा कंज्यूमर हो गया, मैरिको हो गया, इमामी हो गया, जो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया था। उसमें फॉर्मेशन में तो कहीं भी डिस्टर्बेंस आया नहीं, दूसरे उल्टा पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ते हुए देखने को मिला है। मुझे लगता है कि जब तक ये मार्केट में अनसर्टन रहेगा, रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, ये आई थिंक FMCG ओवरऑल स्टॉक जो है वो आई थिंक पॉजिटिव जो अपना मोमेंटम पकड़ के रखा है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखेंगे। मैरिको में अगर किसी को ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है और बाइंग साइड का व्यू लेना है तो मुझे लगता है 660 एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर जब तक रहता है ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा, कहीं ना कहीं स्टॉक 690 या 700 तक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं।
चलिए ये एक राय इस वक्त ओवरऑल एफएमसीजी एंड टाटा कंज्यूमर मैरिको जैसे चार्ट्स पर ब्रेंट क्रूड के दाम $68 के भी नीचे फिसलते हुए देखने को मिले हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे कमजोरी जो कच्चे तेल की चाल में नजर आ रही है और इनफैक्ट कमोडिटीज पर भी फोकस होना चाहिए क्योंकि बुलियन मार्केट में भी गिरावट का हाल देखने को मिला है। सेफ हेवन के तौर पर लोग मुड़ते हैं इक्विटी से बुलियन मार्केट पर जब बाजार में उठापटक या बिकवाली हो, लेकिन इस वक्त गोल्ड सिल्वर की चाल भी अगर आप देखेंगे रिस्क एपेटाइट है और वो एपेटाइट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। इसी के चलते सोने चांदी की चाल में भी भारी गिरावट है, कच्चे तेल की चाल में भी गिरावट है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट्स जैसे स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। पेंट स्टॉक्स में मजबूती का रुझान और साथ ही सीमेंट प्लेयर्स और एविएशन प्लेयर्स में मजबूती दिखती है जब ब्रेंट यानी कि कच्चे तेल में कमजोरी नजर आती है। फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ लगाने की आशंका ने बाजार के फियर को बढ़ाया है और आज हम ये गिरावट देख रहे हैं और ये टैरिफ की आशंका से चलते ग्लोबल ग्रोथ में भी गिरावट की आशंका है। आप देखेंगे कच्चे तेल की गिरावट है और बढ़ गई है और ब्रेंट का भाव पहुंच गया है अब ये $68 के भी नीचे। आज शुरुआत में देखिए बेनिफिशियरी होती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कच्चे तेल में गिरावट की, लेकिन एक उनका पोर्शन होता है रिफाइनिंग वाला भी। तो आज हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी भी गिर रहे हैं क्योंकि अब चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि नहीं क्रूड फिसल रहा है, बल्कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर टेंशन है। तो अगर डिमांड भी अगर कम रहती है तो इन कंपनीज के लिए भी चैलेंजेस बढ़ती हैं। और आप देखिए ब्रेंट का जो भाव है 2021 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और पिछले साल अक्टूबर से अब तक अगर हम देखें तो अक्टूबर के बाद की सबसे बड़ी वीकली डिक्लाइन आप देखेंगे ब्रेंट क्रूड के भाव में। कल 6% की गिरावट, आज फिर से 3% की गिरावट आज भी हम देख रहे हैं। तो कच्चा तेल 75 से सीधे धड़ाम होकर हम देख रहे हैं कि $68 के भी नीचे पहुंच गया है। वैसे कच्चे तेल की कीमतें इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होती हैं, लेकिन अगर ग्लोबल ग्रोथ में टर्मोइल हो, अगर कहीं मंदी के वहां पर आशंका हो, तो फिर ये आप पॉजिटिव साइन की तरफ नहीं देख सकते। तो ये एक होती है चीजें कच्चे तेल में नोटिस करने वाली। लेकिन आप देखिए गेल का शेयर भी आज 5% की गिरावट का शिकार हो गया, ₹175 के आसपास का भाव है। लेकिन फार्मा को लेकर क्या फियर है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और कितनी टेंशन आ सकती है कंपनीज के लिए अगर टैरिफ लगती है, टैरिफ लगने की संभावना कितनी ज्यादा है, ये तमाम रिसर्च की है हमारे सहयोगी वरुण दुबे ने और वरुण को अपने साथ जोड़ लेते हैं। वरुण, आज भारी गिरावट अक्रॉस द बोर्ड है, मिड कैप स्मॉल कैप का भी सेंटिमेंट काफी डावाडोल है। मिड कैप इंडेक्स तो करीब 1800 पॉइंट टूट गया है। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। सिर्फ अगर हम बैंकिंग फाइनेंशियल वो भी सिलेक्टिव अगर छोड़ दें तो कहीं कोई राहत है नहीं। आप बताइए कि फार्मा को लेकर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना सेंटिमेंट डैमेज हो रहा है आज? देखिए, जिस दिन फार्मा इनफैक्ट जिस दिन पूरे टैरिफ की बात की गई थी उस दिन एक बात की गई थी यूएस की तरफ से कि फार्मा, ऑयल एंड गैस, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जर्नलिस्ट के सवाल पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, हम फार्मा में भी चर्चा कर रहे हैं टैरिफ लगाने की और आपने नहीं देखा होगा इस तरह का टैरिफ जो है वो हम फार्मा पे लगाने वाले हैं। और ये बयान जो है वो उनका काफ़ी खतरनाक है क्योंकि इससे एक बात का पता चलता है कि बहुत बड़ा टैरिफ जो है वो शायद फार्मा सेक्टर पे आ सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अब कितना महत्वपूर्ण है ये फार्मा सेक्टर यूएस के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से, आप ये समझिएगा। अगर आप यूएस को देखेंगे तो उनका फार्मा में काफ़ी हद तक ट्रेड डेफिसिट है। हालांकि सबसे बड़ा डेफिसिट इनका इंडोनेशिया के साथ है करीब $46 बिलियन के आसपास का, लेकिन भारत के साथ भी करीब $12 बिलियन के आसपास का इनका डेफिसिट है और लगातार डेफिसिट जो है वो भारत के साथ इनका बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो जो इनके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं उसमें जो करीब 90% है वो तो जेनरिक ड्रग होते हैं, उसमें से भी 60% जो है वो भारतीय कंपनियां जो है वो यूएस में सप्लाई करती है। ये सबसे बड़ी बात है। और भारत जो है करीब 10% के आसपास का टैरिफ लगाता है और यूएस से जो यहाँ एक्सपोर्ट होता है उस पर तो कोई टैरिफ लगता नहीं है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम फार्मा पे भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन आप एक बात देखिएगा कि यूएस में जो दवाई मैन्युफैक्चर होती है और भारत में अगर यही जेनरिक दवाई की मैं बात करूं तो यूएस में अगर ये मैन्युफैक्चर होगी तो इनके दाम जो है वो 8 से 9 गुना ज़्यादा होंगे जो कि भारत से मैन्युफैक्चर हो रही है। तो ये कितना वाइबल है टैरिफ लगाना और यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करना, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर ये होता है तो उनका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। हालांकि जिन कंपनियों पर इसका असर होगा उसमें आप दिखेगा खासकर फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिक्स की कंपनियाँ हैं, क्योंकि
भारत से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा यही प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती है उसमें जायडस लाइफ, ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनका यूएस के मार्केट्स में अच्छा एक्सपोजर है। और आने वाले समय में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन, इनके ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो यूएस के मार्केट से आने वाले थे। हालांकि जब इसके पहले टैरिफ लगाया गया था और फार्मा सेक्टर को एग्जेम्प्ट किया गया था, तब जेफरीज और कोटक जैसे ब्रोकिंग हाउसेस ने कहा था कि अभी फार्मा को एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो अभी भी है। और देखिए अनसर्टेनिटी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान से ही सामने निकल के आ गई कि आने वाले समय में ये फार्मा पे टैरिफ लगाने वाले हैं। और जैसे ये खबर आई वैसे ही आपने देखा कि फार्मा का पूरा इंडेक्स जो है वो धराशायी हो गया। अच्छी खासी गिरावट जो है वहाँ आई, क्योंकि हमारे मार्केट्स या फिर हमारी कंपनियां जो है यूएस में अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है। बिल्कुल अच्छा खासा एक्सपोर्ट है, आय काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर हम टोटल फार्मा एक्सपोर्ट की बात करें, अगर भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की, तो अकेले अमेरिका में जो जाता है वो जाता है 37% से भी ज़्यादा का। ये देखिए क्या होता है ना कि कई बार ओवर डिपेंडेंस वहाँ से आय आती है, एक तो विजिबिलिटी रहती है, लेकिन वो फिर थोड़ा खतरा भी रहता है एक देश अगर इतनी निर्भरता हो। हालांकि अमेरिका की भारत पर भी निर्भरता है और उनकी टोटल जेनरिक का जो कंजम्पशन है भारत अकेले 60% उनको डिलीवर करता है। दोनों तरफ से चीज़ें देखते हैं, कोई कोई रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए। ट्रंप की कथनी करनी में फ़र्क बहुत है। अब ये धमकी मतलब समझ से परे है। करना होता तो आप कल ही कर दिए होते, आज का वेट फिर क्यों करना था। आपने राहत दी, उसके बाद मुश्किल है थोड़ी सी। निफ्टी फार्मा आप देखेंगे 4% टूट के कारोबार कर रहा है और तमाम जो शेयर हैं फार्मा के, एक भी शेयर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां कोई बाइंग हो रही हो। डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा, जाइडस, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनकी बड़ी आय वहां से आती है, वहां पर हम तेज गिरावट देख रहे हैं। एक शेयर जरा रोहन जी आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर रेड्डीज पर आपसे जरा व्यू चाहिए। हालांकि बड़ा एक्सपोजर अमेरिका में है, लेकिन एक चीज जो कंफर्टिंग लग रही है वो ये है कि वैल्यूएशन बाकी अगर हम कंपनी से तुलना करें तो डॉक्टर रेड्डीज के थोड़े से फेयर वैल्यूएशंस हैं। हालांकि इस मार्केट में ऐसे सेंटिमेंट में वैल्यूएशन वाला पार्ट कितना काम करेगा भगवान जाने। आप जरा देखिए बताइए और गाइड कीजिए कि मान लीजिए अगर ये गिरावट थम जाती है तो वो कौन से 2-3 शेयर हैं जहां पर नजर होनी चाहिए बाइंग के लिहाज से। देखो यहाँ पे वैल्यूएशन, जिसने आपने जैसे राइट बोला, इट इज वेरी राइट कि वैल्यूएशन डजंट मैटर, कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कितना मैटर करता है वही है। मैं कल एक मैनेजमेंट के साथ बात कर रहा था और वो इतने हैप्पी थे बिकॉज फार्मा पे नहीं टैक्स लगने वाला था या टैरिफ लगने वाला था, एंड वन फाइन डे आज वो थिंग्स हैव गॉन हेवायर फॉर देम। तो उससे अच्छा लग रहा है मुझे कि ऐसी कंपनीज जहाँ पे इंडियन का डिपेंडेंस ज्यादा है, जैसे कि हो गया मैनकाइंड। तो मैनकाइंड जो ओटीसी प्लेटफॉर्म पे है, जेनरिक में है, तो वहां पे हमारी नजर ज्यादा बेटर है जब इन कंपैरिजन ऑफ जहाँ पे यूएस में बहुत सारा डिपेंडेंसी है। बिकॉज क्या होगा ऑनेस्टली किसी को नहीं पता है, सब अपना अनुमान लगा रहे हैं कि वैल्यूएशन ठीक है तो ले लो, पर ऐसा भी हो सकता है इट कैन गो एक्सट्रीमली एडवर्स। सो इन दैट पॉइंट आई थिंक सो मैनकाइंड मेक्स मोर सेंस देन कंपैरिजन टू एनी यूएस बेस्ड कंपनीज। बढ़िया है जो चीज रोहन जी कह रहे हैं कि जिन कंपनीज की अमेरिका पर डिपेंडेंस ना हो, जिनकी भारत से ज्यादा आय आती हो, उन पर आप फोकस करके चलिए। मैनकाइंड फार्मा का नाम लिया, अभी हम 2 घंटे पहले एक स्पेशल शो कर रहे थे फार्मा को लेकर, उसमें जेबी केमिकल का भी नाम हमारे एक एक्सपर्ट ने लिया। सुमित गुप्ता हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि जेबी केमिकल आपको बाय करना चाहिए अगर गिरावट थम जाती है, और ये गिरावट करेक्शन उनमें मौका भी दे रही है। एक कमेंट सीएलएसए का भी आया है। सीएलएसए ने ये कहना है, सीएलएसए ने ये कहा है, बहुत ही जानी मानी ये ब्रोकरेज फर्म है, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है और काफ़ी हम इज्जत से नाम लेते हैं क्योंकि इनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं आमतौर पर सही बैठते हैं। उनका ये कहना है कि भारतीय फार्मा कंपनीज पर ज़्यादा टैरिफ की जो आशंका है वो कम है। अगर टैरिफ ज़्यादा लगा भी तो कंपनियां अपने दाम बढ़ा देंगी और वो पास ऑन होगा फिर कंज्यूमर को। देखिए हिट करेगा अमेरिका कोई, मतलब ये सब कह रहे हैं, जो दुनिया के जाने माने जो निवेशक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ट्रंप नहीं समझ रहे हैं अब क्या करें उसका। क्या उनका ये कहना है कि भारतीय फार्मा कंपनी का अमेरिका में दबदबा है, सीएलएसए ने कहा है, तो मान के चलिए कि टैरिफ आता भी है तो ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन ट्रंप है कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तक एक्चुअल होना जाए कुछ, तब तक एंटिसिपेट करके अभी कुछ बाइंग करने की सलाह आपके लिए नहीं होगी। निफ्टी की जो गिरावट है वो गई है 400 अंकों के आसपास की
और 22,870 के आसपास के स्तर हैं। निफ्टी बैंक में भी ऊपर से हमने प्रेशर बिल्ड होते हुए देखा है और 51,500 का जो अहम स्तर है फिलहाल उसके नीचे आपको देखिएगा 150 अंकों के आसपास से गिरावट निफ्टी बैंक में भी हो गई है। और जहां पर राहत की भी खबरें आई थी ना जिन चीजों के लिए, वो भी धीरे धीरे रिवर्स हो रही है। अब कितनी तेजी रह गई है HDFC बैंक की? 1.25% के आसपास की। एक ऑप्शंस का ट्रेड समझते हैं, देखते हैं कि ऑप्शंस में कहां आपके लिए मौके बन रहे हैं। थोड़ी सी कम खर्चे बड़ी कमाई लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन के स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं। स्नेहा जी बहुत शुक्रिया, और आपका डबल शुक्रिया कहेंगे क्योंकि आज के दिन में ना कोई ऐसे ट्रेड निकालना बड़ा आसान काम है नहीं। आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और ऑप्शंस में कहां मौके बन रहा है आपके हिसाब से? तो अभिषेक जी, ये आपने बहुत सही कहा। आज के लिए ट्रेड निकालना थोड़ा सा डिफिकल्टी है, फिर भी हमने कोशिश की है। तो मेरा जो पिक है वो बजाज फाइनेंस पर है। अगर आप देखें काउंटर ने यदि 1.5% ऊपर है। स्टॉक का अगर आप ओवरऑल डेली चार्ट देखें तो काफी स्ट्रांग है ये काउंटर, अपना 20 डेमा के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और उसको काफी अच्छे से रिस्पेक्ट भी कर रहा है रिसेंटली। तो मेरा मानना है जिस तरह की ओवरऑल चार्ट है और जिस तरह की ऑप्शंस की एक्टिविटी है जहाँ पे हम काफी अच्छी पुट राइटिंग देख रहे हैं 8,500 के स्ट्राइक में, 8,600 के स्ट्राइक में, और साथ ही साथ ऊपर के कॉल्स में भी हमने काफी एक्शन देखे हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू फ्रेश बाय किया जा सकता है। 8,800 का कॉल in the range of 175.80. The stop loss can be maintained around 140 और टारगेट 260 का रहेगा। As per the target and stop loss, maximum risk involved है that is around 5,000 और प्रॉफिट पोटेंशियल 10,000 तक का रहेगा। ठीक है, Q4 के अपडेट आए थे बजाज फाइनेंस के और अपडेट वो ठीक ठाक थे। AUM ग्रोथ Q4 में है 26% का, और नए लोन्स की बात करें, एडवांसेस की बात करें तो उसमें 36% का उछाला है। और ये टैरिफ से थोड़ा हटके बजाज फाइनेंस के जो निवेशक या फिर जो ट्रेडर हैं उनकी नज़र है RBI की पॉलिसी पर, जो कि आएगी 9 अप्रैल को, और दरें घटने की उम्मीद है। दरें घटती हैं तो कंज्यूमर फाइनेंस की ये दिग्गज है, इसको फायदा जरूर होगा। और इसी एंटिसिपेशन में आज हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ बाइंग हो रही है बल्कि अच्छा निफ्टी का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर भी है, 1.5% की तेजी है, लेकिन ये ऊपर है। 250 से 180 के रेंज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। 8800 वाला लक्ष्य 260 का, स्टॉप लॉस 140 का, अधिकतम मुनाफा 10,000 का, अधिकतम नुकसान 5,000 का। तो हमारे एक्सपर्ट्स भी आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, और जहां पर पॉसिबल ट्रेड्स हैं सेफ्टी के साथ, सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं है। देखिए बाजार में वैसे तो रिस्क हमेशा होता है, लेकिन अपेक्षाकृत जहां पर आपके लिए सुरक्षा बन जाए उसका हम ख्याल भी रखते हैं। तो ये रणनीति आपके लिए स्नेहा जी की तरफ से। स्नेहा जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये ट्रेड हमारे दर्शकों को रेकमेंड करने के लिए। गहराती हुई निफ्टी में करीब 400 अंकों की बिकवाली, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट का रुझान, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स और ज्यादा कमजोरी झेलते हुए। मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली जो है काफ़ी हद तक हावी होती हुई, और छोटी मझौली कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा पिटती है और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा रिस्क भी नज़र आता है। इस वक्त अगर विदेशी बाजार को भी देखेंगे, यूरोपीय बाजार की भी शुरुआत जो है कमजोरी के साथ ही होती हुई आज दोपहर देखने को मिली। इनफैक्ट कह सकते हैं कि वर्स्ट सेशन पिछले 8 महीनों में यूरोपियन मार्केट्स ने आज के सत्र में देखा है, जहां पर पर्टिकुलरली सेक्टर वाइज यूरोपीय बाजार में भी काफ़ी हद तक कमजोरी देखने को मिली है। टैरिफ कंसर्न्स ने ही ये कमजोरी को रेज किया है और वहां पर भी बैंक्स में गिरावट का रुझान है। डाउ फ्यूचर्स में भी गिरावट के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है, तो क्लियरली फ्यूचर्स भी बिकवाली का दबाव झेलते हुए नजर आएंगे। और टैरिफ पुश जो है उसी ने काफी हद तक गिरावट दिखाई है, और बिगेस्ट लॉस कहा जा रहा है वहां पर भी सिंस 2020। तो सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में भी 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट। स्मॉल कैप इंडेक्स आप देख रहे हैं 4% की कमजोरी देखते हुए। ऐसे में कुछ तमाम स्टॉक्स जहां पर डाउनसाइड ज्यादा विजिबल है उन पर भी नजर करनी चाहिए, बिकॉज बिकवाली का दबाव जहां चौतरफा है, कहां पर सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई दिख रही है, इस पर नजर होनी चाहिए। शॉर्ट बिल्डअप के कैंडिडेट्स की अगर बात करें, यहां पर लगभग इस वक्त हीट मैप अगर स्टॉक मार्केट का लेकर आएंगे तो जहां मजबूती के साइंस हैं वो स्टॉक्स कम ही नजर आएंगे, कुछ चुनिंदा प्लेयर्स नजर आएंगे, लेकिन शॉर्ट बिल्डअप वाले कैंडिडेट्स ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसमें गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स भी हैं, इसमें हम देख रहे हैं सीमेंट प्लेयर्स भी अब बिकवाली की तरफ ही मुड़ती हुई नजर आ रही हैं, और साथ ही ऑयल रिफाइनिंग कंपनियां भी हैं जो कि बिकवाली का दबाव ही झेल रही हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट इस वक्त जहां पर नज़र आ रही है, इसमें ज्वेलरी काउंटर्स भी हैं। टाइटन के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करना चाहिए, करीब 2% की गिरावट के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। तेजस, एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे, बिकवाली का दबाव तो हर तरफ है, लेकिन ये कुछ तमाम स्टॉक्स हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे
तेजस से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली और ज्यादा गहरा रही है। टाइटन डाउनसाइड ज्यादा विजिबल यहां से नजर आती है। देखिए, टाइटन में एक करेक्शन तो यहाँ पे चलते हुए देखने को मिला, ऑनगोइंग करेक्शन यहाँ पे चालू है। स्टॉक ने जरूर एक मार्केट के साथ रिकवरी में थोड़ा यहाँ पे रिकवरी बनाया था, लेकिन आज वापस स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। अगर हमें लगता है यहाँ पे टाइटन में 3040 के लेवल को अगर ये तोड़ देता है डाउन साइड में, तो ये फिर वापस से इसमें रिस्क बन सकती है, जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई को भी वापस तोड़ता हुआ दिखे, एंड देन 2960 2920 तक की डाउन साइड भी नियर टर्म में आते हुए दिखेगी। तो हमें देखना है कि 3040 को बचा पाता है अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ से एक पुल बैक बन सकता है। बट टिल द टाइम आई थिंक अगर मार्केट का बिहेवियर सेंटिमेंट इसी तरीके से रहा, तो हमें लगता है कि ये लेवल भी टूटते हुए दिखेगा, एंड देन 2960 तक के टारगेट ओपन होते हुए दिखेंगे। ओके, तो चलिए ये एक राय इस वक्त बनती हुई। रोहन, एक सवाल आपसे संपर्क जब टूटा तब टेक्सटाइल प्लेयर्स पर आपसे पूछना चाह रही थी मैं, और वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इन तमाम पर जिस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगे हैं, डू यू थिंक इंडिया विल बी अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, और इंडियन टेक्सटाइल प्लेयर्स के लिए कंपटीशन कम होना एक बेहतरी की तरफ का सेंटिमेंट हो सकता है? बिकॉज मैं टेक्सटाइल बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ टेक्सटाइल में बात की थी जो एमएसएमई से लेके मेन बोर्ड तक है, तो पर सबने ऐसा कोई इंटरेस्ट इतना बहुत नहीं दिखाया कि इससे बहुत बड़ी इम्पैक्ट बिजनेस में आ सकती है, ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में भी आ सकती है, पर इतना बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट लग नहीं रहा है। सो ऑन अ पॉइंट टेक्सटाइल ऑलरेडी इट इज गोइंग टू ए इंटेंस कंपटीशन एंड कैपिटल एक्सपांशन। सो ये पॉइंट पे ये बरीड हो गया है, तो मुझे नहीं लग रहा है उससे कोई री रेटिंग में कोई कंपनी में फर्क होगा, और ये रिएक्ट भी नहीं कर रही है कोई भी कंपनी आप देखने जाओ तो वो हिसाब से। सो नथिंग मेजर पॉजिटिव वी थिंक फॉरवर्ड फॉर। ठीक है, टेक्सटाइल वाले शेयरों को लेकर ये व्यू। एक और सेगमेंट जहां पर हमें प्रॉब्लम दिख रही है वो है ऑटोमोबाइल का, और चूंकि ट्रंप ने 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज के लिए थोड़ी सी चिंताएं ज़्यादा है। सोना बीएलडब्ल्यू हो गया, भारत फोर्ज हो गया, मदरसन सुमी हो गया, क्योंकि कंपोनेंट वाली कंपनीज का करीब 1/3 एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका को होता है, तो उनके लिए थोड़ी सी चिंता की चीज़ ज़रूर है। हालांकि अगर अमेरिका के टोटल इंपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें भारतीय कंपनी का शेयर बहुत कम है, बहुत ही कम है, वो कनाडा, मैक्सिको पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन आज देखिए क्या कार्नेज हुआ है इन तमाम शेयरों में। 8% समंदर मदरसन, आपने कब देखे थे ये भाव 120 रुपए के, ये शेयर रिकवर कर करके 200 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। सोना बीएलडब्ल्यू देखिए, वहां पर भी गिरावट है। भारत फोर्ज के शेयर में और भी कुछ 6% 7%, ये नॉर्मल लग रहा है आज के सत्र में। मतलब कई बार अगर ऐसी स्थिति आए तो चिंताएं बड़ी गहरी हो जाती हैं किसी कंपनी के लिए, किसी शेयर के लिए, लेकिन आज की स्थिति थोड़ी अलग है। एक और शेयर लेकर आइए, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स हमने देखा था कि इस शेयर की 24 मार्च की जो क्लोजिंग थी वो थी 713 की। आज जो शेयर है 613 पे है। 52 वीक का जो लो है वो है 606 रुपए का, और वहां से हमने एक स्मार्ट पुल बैक करने की कोशिश शेयर को देखी थी। लेकिन अब ये नई टेंशन इमर्ज होकर आ रही है जो टैरिफ वाली, और टाटा मोटर्स का एक मतलब जो जेएलआर वाला डिवीजन है, जगुआर लैंड रोवर वाला, वो अपनी यूके वाली फैक्ट्री से अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, और टोटल इसके एक्सपोर्ट में करीब करीब 30% के आसपास हिस्सा अमेरिका का अकेले है, तो उनकी डिपेंडेंस है उसकी। लेकिन ये गिरावट थोड़ी ज्यादा है। अच्छा रोहन भाई, आपसे ही एक जवाब चाहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं स्टूडियो में था तो मेरे एक सहयोगी आए थे, दरवाजा नॉक करके स्टूडियो का, फिर बाद मैंने उन्हें ब्रेक में हमसे पूछा कि ये टाटा मोटर खरीद लें क्या, क्योंकि अब तो काफी गिर गया, फिर से आ गया 600 रुपए के भाव के आसपास। तो हमने कहा कि अब मुझे तो ये लग रहा है कि शायद अब यहां से ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप जरा एक बार गाइड कर दीजिए, आपका ओपिनियन उनको मैं बता भी दूंगा कि आपने क्या कहा। बहुत सीरियस मैटर है, तो एक सेकंड। हमारे ऑफिस में हम बोलते हैं हम आज भी गिरे हुए शेयर्स नहीं उठाते हैं, तो जो बहुत टूट गया होता है वहां पे हमारी रुचि होती नहीं है। तो बिकॉज वो गिर गया है इसीलिए मैं लूंगा वो, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट थिंग टू गो फॉरवर्ड फॉर। ऑनेस्टली टाटा मोटर्स हैज लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत इश्यूज है। ऑटो में आज कुछ भी इंटरेस्टिंग हो तो एक ही कंपनी है फोर व्हीलर्स में, स्पेसिफिकली M&M, बाकी छोड़ के ऑटो में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। सो फॉलिंग नाइफ को बाय करना डजंट मेक एनी सेंस।
टाटा मोटर्स, देखिए बाजार में एक थियरी ये भी चलती है, मैं सारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि डोंट कैच ए फॉलिंग नाइफ। क्या करेंगे आप? अपने को जख्मी करेंगे अगर गिरते हुए चाकू को पकड़ेंगे। अभी बाजार में स्थिति वही है, तो स्थिरता का इंतजार कीजिए। न मार्केट भागे जा रहा है, न ये लेवल्स के ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं टाटा मोटर आज 613 का है और सोमवार को बाजार खुलेगा तो 700 का मिलेगा, ऐसा होगा ही भी नहीं। और बेहतर ये होता है कि जब ना ये कंफर्मेशन हो जाए कि नहीं अब जो गिरावट होनी थी किसी स्पेसिफिक न्यूज़ के चलते, किसी इवेंट के चलते, वो दूर हो जाए तो फिर कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि टाटा मोटर के एग्जिस्टेंस को लेकर कोई सवाल नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि नहीं वैल्यूएशन के लिहाज से बड़ा सस्ता है। 5.5 का पी बताइए निफ्टी में कौन सी कंपनी का है? सबसे सस्ता स्टॉक इस वक्त है टाटा मोटर्स निफ्टी का। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा है, ईवी का सेगमेंट भी अच्छा है, लेकिन चला बहुत था। हमने 1250 के लेवल देखे, फिर वहां से एक राउंड की बढ़िया वाली तगड़ी वाली प्रॉफिट टेकिंग आई और अब फिर से ये कुछ नए रिन्यूड जो चिंता है उससे चलते गिरावट इस चीज में हो रही है। निफ्टी मिड कैप आज कितना 1600 पॉइंट, 50,600 का स्तर, 60,000 का इसका ऑल टाइम हाई है निफ्टी मिड कैप का। 60,000 से अगर जोड़ेंगे 50,000 के आसपास तो करीब करीब 17-18% ये बन जाता है। इतनी गिरावट हो गई है तो बेयर मार्केट से बहुत दूर नहीं है। अगर आप देखेंगे निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स को तो थोड़ी सी चिंताएं इस सेगमेंट में निश्चित तौर पर दिख रही हैं। लेकिन लौट के राजेश जी, आप जरा ना फार्मा का एक स्टॉक लेकर आइए, टोरेंट फार्मा। आज शुरुआत कमजोर हुई, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद जहां बाकी बाजार में हमने गिरावट देखा, टर्मोइल देखा, टोरेंट फार्मा देखिए करीब करीब डे हाई पर है। मतलब ये क्यों है, ये समझने की कोशिश करेंगे। राजेश सर बताइए क्या करना है टोरेंट फार्मा में? स्ट्रेंथ तो ये स्टॉक दिखा रहा है सारे फार्मा स्टॉक्स को अगर हम देखें तो, लेकिन ये स्टॉक अभी भी एक स्टेबल और डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक कंफर्टेबली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आज सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर 3300 के लेवल क्रॉस होते हैं तो ये 3350-60 की तरफ भी बढ़ सकता है बहुत जल्द। स्ट्रेंथ है तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं। 3240 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और वो स्टॉप लॉस अगर इंटैक्ट रहते हैं तो हमें लगता है 3350 तक की अपसाइड बन सकती है। ठीक है, 3350 तक के इसमें अपसाइड बन सकते हैं टोरेंट फार्मा। देखिए टोरेंट फार्मा में ना धीरे धीरे इसको जरा समझेंगे, मतलब थोड़ा सा डीप डाइव करने की जरूरत है कि आखिर ये तेजी क्यों हो रही है। 1% ये आपको ना लगेगा कि 1% ही तो है, लेकिन आज के माहौल में जहां 6%, 7%, 8% की गिरावट नॉर्मल दिख रही है, उसमें ये 1% ना मान के चलिए 10% के बराबर है। ये कम नहीं है। और लगातार तीसरे सत्र में हम छोटी छोटी तेजी करके शेयर को ऊपर आते हुए देख रहे हैं। वैल्यूएशन भी कोई सस्ते नहीं है। क्या अमेरिका का इनका पोर्टफोलियो जो एक्सपोजर है क्या वो बहुत कम है? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम जुटाने की कोशिश करेंगे। मेटल शेयरों के लिए आज एक कार्नेज वाला दिन साबित हुआ है। और अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम वाली, अगर कॉपर वाली कंपनीज, तो वहां पर पिटाई काफी ज्यादा सीवियर है। स्टील वाले के मुकाबले ज्यादा सीवियर वहां पर है। हालांकि स्टील वाले भी गिर रहे हैं, टाटा स्टील में भी गिरावट 8% की है ही, लेकिन नैल्को, वेदांता, हिंद कॉपर ये ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। अमोल आप बताइए सर, क्या आप गिरावट यहां से और बढ़ते हुए देख रहे हैं? जरा सपोर्ट्स चेक करा दीजिए ये हिंद कॉपर का, नाल्को का, वेदांता का। जी आई थिंक ओवरऑल भी आज मेटल में देखते हैं तो सुबह से ही जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है उसी को कंटिन्यू किया है और जो कट्स हैं वो काफी शार्प है। आप नैल्को देखिए या वेदांता देखिए, उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे। और जो मॉर्निंग वाला जो था मोमेंटम उसी को ज्यादातर मेटल स्टॉक्स ने कंटिन्यू किया है। मुझे लगता है फिर भी अगर मुझे कोई देखना है तो एक वेदांता का जो फॉर्मेशन है वो कंपैरेटिवली बेटर है, बट पुल बैक के लिए जरूर वेट करना चाहिए। एक रेंज में अटका हुआ है स्टॉक, तो आई थिंक 390 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां से टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट लार्जर टेक्सचर अगर आप मुझे पूछोगे या नैल्को का या वेदांता का या हिंदाल्को का भी, तो वो अभी भी खराब है और खराबी रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, चार्ट्स खराब हैं और चार्ट खराब रहने की ही आशंका भी नजर आ रही है इन तमाम शेयरों के लिए। थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए बाजार में वैल्यू बाइंग का मौका बनेगा।
ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि नहीं कोई बाजार के लिए संकट है। संकट आते रहते हैं और आपदा में अवसर भी बनते हैं। उन अवसरों की पड़ताल भी हम करवाएंगे 18 स्वदेश पर। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बहुत सीजनड हैं, बहुत स्टडी करते हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को एनालाइज करते हैं आपके लिए। हम ऐसा नहीं कि अब कुछ अभी हम खरीदने की अपने एक्सपर्ट से सलाह ले लें और फिर आप कल करें कि अच्छा हम तो फंस गए। वैसा काम करना ही क्यों। एक और चीज़ करते हैं, आज बाजार खुलने के बाद खबरें कौन सी आई और रिएक्शंस कहां पर हो रहा है शेयरों को लेकर, जरा ये समझ लेते हैं। लेकर आएंगे मार्केट एट 3। और आज मार्केट एट 3 बताएंगी मानसी बताइए। खबरें तो होंगी लेकिन लाल तस्वीर है चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, खबरें हैं लेकिन बिकवाली भी है और स्टॉक मूवमेंट भी, चाहे खबर है तब भी गिरावट की तरफ इशारा कर रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो आज सुबह ही आपने टच बेस भी किया था। क्रूड से जुड़े हुए स्टॉक्स फोकस रेडार पर रहे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में सुबह सुबह हमने एक मूवमेंट देखी थी। कच्चे तेल में इस वक्त गिरावट है, ब्रेंट में $70 के भी नीचे प्रति बैरल लेवल्स आ चुके हैं और इसी के चलते क्रूड से जुड़ी हुई सारे स्पेसेस पर नजर है। ONGC पर भी फोकस है, 7% की गिरावट के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बैंक्स एंड फाइनेंस का पूरा खेमा है जिसने बाजार को आज के सत्र में कह सकते हैं कि सिर्फ वन एंड ओनली सेक्टर जिसने संभालने का काम किया है। बजाज फाइनेंस के बिजनेस अपडेट आए और अनुमान के मुताबिक का अपडेट थे और इसी के चलते बजाज फाइनेंस में करीब 1.5 से 2% की मजबूती है। मैसगांव डॉक एंड शिप बिल्डर और अन्य डिफेंस कंपनियों पर भी फोकस रहा। कल ये पूरे के पूरे स्पेस में मजबूती थी। मैसगांव डॉक में OFS की खबर आई है। सरकार OFS के जरिए करीब 3% हिस्सा बेचने जा रही है और इसी खबर के चलते इस स्टॉक में आज डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, करीब 7% की गिरावट। ब्रोकरेज के रेडार पर 2 स्टॉक्स हैं, भारत फोर्ज और साथ ही टाटा मोटर्स जिसका जिक्र अभी आपने किया भी। CLSA ने डाउनग्रेड किया है, इसे लक्ष्य भी घटाए हैं, 765 के कर दिए, करीब 6% की बिकवाली हम देख रहे हैं। भारत फोर्ज में भी डाउनग्रेड कर इक्वल वेट की रेटिंग मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आती हुई देखने को मिली है, जिसके चलते स्टॉक में कमजोरी है। 1366 के लेवल्स यहां पर टुवर्ड्स डाउनसाइड मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट मानकर चल रही है। तो लगभग सारे के सारे स्टॉक्स, अगर बजाज फाइनेंस को छोड़ दीजिएगा, बिकवाली देख रहे हैं। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस को छोड़ दें तो सारी तरफ बिकवाली का ही माहौल है। एक खबर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी कि महाराष्ट्र में रेल प्रोजेक्ट के लिए 4,819 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है कैबिनेट से और इसके अलावा कैबिनेट ने 18,660 करोड़ रुपए के 4 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। हालांकि रेलवे वाले शेयर देखिए, अगर इतनी बड़ी खबर आती है तो आम तौर पर होता ही है कि शेयरों में मूव भी तेज दिखता है। RVNL हो गया, इरकॉन हो गया, जो रेल इंफ्रा से जुड़ी जो कंपनीज है वहां पर पहले मूव आता है इनमें। हालांकि लोअर लेवल से थोड़े रिकवर कर रहे हैं। एक बार शेयर दिखा दीजिए RVNL का या फिर इरकॉन का, ये 2 शेयरों का। IRCTC में भी थोड़ी सी रिकवरी है लोअर लेवल से, लेकिन यह है कि सारे के सारे शेयर जो हैं लाल निशान के साथ ही फिलहाल आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। IRCTC, रेल टेल, RVNL, IRFC, इरकॉन, ये तमाम सरकारी कंपनी रेलवे की, लेकिन कहीं भी आपको हरा निशान आज नहीं दिखेगा। बाजार का भी टेक्सचर वही है, लाल रंग पूरा चढ़ा हुआ है। 15 मिनट बाजार में और हैं और सब यही चाहते हैं कि जल्दी से 15 मिनट बीत जाए और आज का सत्र को समाप्त किया जाए। 350 अंकों की गिरावट निफ्टी में। फार्मा को लेकर जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि ऐसा टैरिफ लगाएंगे कि जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है, एक सेंटेंस ने बाजार से देखिए कितनी बड़ी वेल्थ इरोड कर दी। 22,900 के आसपास बाजार स्ट्रगल कर रहा है। हमने सुबह कहा था कि ये एक क्रूशियल लेवल होगा, अगर इसको डिफेंड करता है निफ्टी तो शायद थोड़ा सा बचे, अदरवाइज फिर 22,500 के दायरे खुल जाएंगे निफ्टी में। संघर्ष वही चल रहा है। निफ्टी बैंक भी शुरुआती तेजी को गंवाकर लाल निशान में आया और अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो कार्नेज है एक तरह से। आप देखेंगे 1500 पॉइंट टूट गया है निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स। मेटल, फार्मा, IT, मतलब कहीं कोई राहत नहीं है अगर बैंकिंग NBFCs को छोड़ दे। थोड़ी सी वहां पर सिलेक्टिव बाइंग है। निफ्टी बैंक के 12 में से 9 शेयर तो बिकवाली वाले ही हैं, 3 शेयर सपोर्ट कर रहे हैं, बट 3 जो है वो दिग्गज है। ICICI बैंक है और उसमें HDFC बैंक का शेयर भी शामिल है। लेकिन चलिए फटाफट BTST ट्रेड जान लेते हैं। राजेश जी, बड़ा कठिन सवाल है। आमतौर पर मैं आपसे BTST पूछता हूं तो मैं एक पूछता हूं, आप 3 देते हैं। आज कितनी आपके लिस्ट में है सर, बताइए। तो आज एक ही स्टॉक देंगे और BTST में ICICI बैंक BTST किया जा सकता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ है और हमें लगता है जिस तरीके से बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है और बैंकिंग सेक्टर हमें लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे नेक्स्ट वीक में। तो ICICI बैंक BTST किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1305 और टारगेट होंगे इसके करीब 1360 1370 की तरफ।
ठीक है, आईसीसी बैंक बढ़िया है, जहां पर कंफर्ट हो, जहां पर कन्विक्शन हो, वही शेयर आप लेके जाइए। आज स्ट्रेंथ दिखाई है आईसीसी बैंक ने, आधे % ऊपर ये बंद होने जा रहा है और अगले हफ्ते पॉलिसी पर नजर रहेगी। ठीक है, एक बढ़िया ट्रेड आपके लिए बीटीएसटी के तौर पर। अमोल सर, आप बताइए, आपका कन्विक्शन क्या एनबीएफसीज बैंकिंग में ही है या फिर इसके इतर भी कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है? बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस रहेगा, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ से आगे जी अगर मार्केट में करेक्शन भी आता है या पुल बैक भी आता है तो भी बैंक निफ्टी के रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले वीक में। जैसे एक्सिस बैंक एक ठीक लग रहा है, फॉर्मेशन अभी भी अच्छा है, सपोर्ट लेवल पे 1080 का स्टॉप लॉस है, और अगर ये टेक्निकल रिवर्सल कंटिन्यू होता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1120 1130 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक परफॉर्म करके दिया है। महीने भर में अगर आपको बैंकिंग स्टॉक से 9% के रिटर्न मिल जाए तो अच्छा मानना चाहिए। इतने तो साल भर में एफडी में नहीं मिलते हैं आजकल। एक्सिस बैंक आज हल्की सी तेजी बमुश्किल हरे निशान में क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 1130 के टारगेट 1080 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इस शेयर को खरीदने की सलाह है। ये 2 बीटीएसटी हो गया हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। एक बाजार के बड़े दिग्गज हैं, जरा उनका बयान भी आपको सुनाते हैं कि बाजार पर उनका क्या कहना है। कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिकी बाजार में जो गिरावट आई उसे भारतीय बाजार अछूते नहीं है। और आज हमने ये भी देखा कि ना तो बिटकॉइन ना तो गोल्ड, मतलब कोई भी एसेट क्लास नहीं है जहां पर लोगों के पैसे बन रहे हो। तो इस पर हमने उनसे हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। क्या भरोसा बढ़ेगा बाजार में आपसे, इस पर नजर डालते हैं। ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, मेक सेंस फॉर अ व्यूअर्स। सो मतलब निकुंज भाई, एक हिंदी फिल्म का गाना है, वो प्रोबेबली इसको डिस्क्राइब करता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो ये तारीफ क्या करें हम, वो क्या कर रहे हैं, कब करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। आई थिंक फ्रॉम यूएस पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट दे आर डूइंग इज राइट। You have fiscal deficit ranging at 6 to 7%. What happens in this song, if you've seen the movie, the hero actually falls in Dal Lake after this. यहाँ पे हीरो शायद नहीं गिरेगा, बाकी सब गिर जाएंगे। आज इस संकट वाले बाजार में भी एक लाइटर मूड, एक अदर साइड ऑफ नीलेश शाह। तारीफ करूं क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया। आज मीम भी काफी शेयर हो रहे हैं। राजेश जी, आपने मीम देखा क्या, वो डोनाल्ड ट्रंप वाला? बहुत सारे देखे। आप कौन से का जिक्र कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन काफी कुछ व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे फ्लोट हुए हैं। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग मीम आ रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसे मीम हैं जो मतलब हम ऐसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग मीम ऐसे हैं। देखिए, ये मस्ती मजाक वाले तारीफ को टैरिफ करके लोग शेयर कर रहे हैं। रोहन जी, आप ये बताइए कि मान लीजिए अभी कोई बाजार देखता हो, उसके मन में सवाल उठता हो कि वैल्यू बाइंग कर लें क्या, यहाँ से बाजार अब क्या ही नीचे जाएंगे, क्या जितनी दिक्कतें होनी थी वो तो हो गई, टैरिफ वाला मामला निकल गया, ठीक है, फार्मा में भी आज गिरावट हो गई। कैसे आप गाइड करेंगे उसको, क्या कहेंगे? ये बाजार वैल्यू बाइंग का है या फिर और बढ़िया सस्ते शेयर अभी और मिलने वाले हैं अगले हफ्ते? करना कोई मतलब नहीं है। अगर आप लंबे टाइम के निवेशक हो, फर्स्ट टाइम निवेशक हो, तो इससे बेटर टाइम है नहीं कि इन्वेस्ट करो। और अगर आप ऑलरेडी हो तो वेट करो थिंग्स के लिए, क्योंकि क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ऐसा लगता है डिपेंड्स कि कहाँ पे हो, पर अगेन जो जॉन टेम्पल्टन बोलते थे, मैं वो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि कोई जब किसी को इंटरेस्ट नहीं हो, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय इन मार्केट्स। और जो हिसाब से कंफ्यूजन है, बिलीव मी, हम फ्लोज ऑफ फंड्स अटक गए हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत डाउट है।
मैं आपको फिर से बताऊंगा कि अगर 6 महीने मार्केट में रिटर्न नहीं आया तो जो हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे वो सब निकल जाएंगे, कहाँ पता नहीं चलेगा। सो आई थिंक सो द पॉइंट इज दैट होल्ड ऑन टू द पॉइंट। अगर फ्रेश इन्वेस्टर हो दिस द बेस्ट टाइम, अगर नहीं हो ऑलरेडी निवेशक हो तो होल्ड कीजिए। ऑलरेडी निवेशक हैं तो आप फोल्ड कीजिए, मौके बनते हैं वैल्यू बाइंग के। देखिए अपने कंफर्ट के लिहाज से इन्वेस्टर के लिए मतलब ठीक है, आप मार्केट को ये भी थियरी होती है ना कि टाइम नहीं कर सकते, अब कब तक संभलेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि और झटका हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ से होनी नहीं चाहिए। अपने वित्तीय सलाहकार से लेकिन पूछ के करिएगा जो भी करिएगा, मौके यहाँ से बनेंगे वैल्यू बाइंग के। ऐसे ही तो मौके बनते हैं। कई बार हम कहते हैं कि नहीं बाय ऑन डिप, डिप आएगा कैसे, ऐसी तो बुरी खबरों पे तो डिप आता है और शायद आपके लिए मौका बने। एक शेयर राजेश जी आपसे व्यू चाहिए और वो है इंटरग्लोब एविएशन का। अब कच्चा तेल 6% टूटा, प्लस 3% फिर से टूट गया। क्या चाहिए इंटरग्लोब एविएशन को? और एटीएफ सस्ता हो जाएगा, उनके कॉस्ट में ज़्यादातर हिस्सा इसी का होता है। आगे बिजी ट्रैवल सीजन भी है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी, 65% का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, 95% का पैसेंजर लोड फैक्टर है, मोनोपोली एक तरह से है, इंटरनेशनल रूट्स बढ़ा के वो 40 कर चुके हैं, सब कुछ तो है उसके फेवर में, चला भी है शेयर। यहां से आप चार्ट क्या संकेत दे रहे हैं, कितनी उड़ान अभी और शेयर भरेगा ये? तो देखिए शेयर ने तो उड़ान ऑलरेडी भरी हुई है और ये खुले नीले आकाश में ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक भी और इसकी फ्लाइट्स भी। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही स्टॉक अभी बना हुआ है इस वोलेटाइल मार्केट में, जहां पे हमने इंडेक्स लेवल पे भी एक बड़ा करेक्शन देखा, लेकिन यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। तो हमें लगता है इसकी उड़ान अभी और मजबूत होते हुए दिखेगी और यहाँ से हमें लगता है कि 5250 5300 की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ सकता है। जरूर थोड़ा वोलेटाइल मार्केट है, तो यहाँ पे आप स्लो स्टडी बाय कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक ये 4960 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक में 5250 5300 के टारगेट नियर टर्म पर्सपेक्टिव में ही आते हुए दिख सकते हैं। खुले नीले आकाश में मजबूती के साथ उड़ान भर रहा इंटरग्लोब एविएशन और ये मजबूती जारी भी रहेगी। कुछ इवेंट्स ट्रिगर्स आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हफ्ता ऑफ कोर्स ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिखे और उसके ठीक बाद उन ट्रिगर्स के ही चपेट में अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स आते हुए दिखे और भारतीय बाजार भी इसका शिकार बने। लेकिन आने वाले हफ्ते में भी ट्रिगर्स और इवेंट्स हैं। देखिए सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो जाएगी और क्रेडिट पॉलिसी जो है अप्रैल 9 को, यानी कि इंडिया रेट डिसीजन ऑन इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो आता हुआ देखने को मिलेगा। और पोल्स की अगर माने तो 25 बेसिस पॉइंट्स के कट का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। सो क्रेडिट पॉलिसी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिवसीय बैठक के बाद बुधवार के दिन आती हुई दिखेगी। अच्छा, अब अर्निंग्स सीजन भी शुरू हो जाएगा। क्वार्टरली अपडेट्स तो आना शुरू हो ही चुके हैं। 10 अप्रैल को यानी कि अगले हफ्ते से ही आईटी सेक्टर की कंपनियों के साथ और पर्टिकुलरली टीसीएस के नंबर्स के साथ निफ्टी की दिग्गज कंपनी के साथ अर्निंग्स आना शुरू हो जाएंगी। आईटी सेक्टर में मेजर डाउनफॉल रहा है और अर्निंग्स के क्या कोई सेंटिमेंट सुधरते या नहीं, इस पर खास तौर से फोकस रहेगा। नेक्स्ट वीक जो है ट्रंकेटेड वीक भी है। मार्केट जो है अप्रैल 10 को ही महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर बंद रहने वाले हैं। सो ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन 9 और 10 अप्रैल के दिन ही एम्फी डेटा आएंगे। सो इन डेटा पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा ग्लोबल ट्रिगर्स भी ढेर सारे हैं। एफओएमसी मिनट्स हैं, सीपीआई जॉबलेस क्लेम्स डेटा है, लेकिन हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। एक तो जेरोम पॉवेल की तरफ से जो बयान आने वाला है वो एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रिगर है, उस पर नजर रहेगी। और इसके अलावा क्रेडिट पॉलिसी और साथ ही अर्निंग सीजन की शुरुआत, इन तमाम चीज़ों पर फोकस जरूर रहेगा। आईटी सेक्टर पर एक क्विक व्यू रोहन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ग्लोबल कनेक्टिंग सेक्टर है, काफ़ी कमजोरी देख चुका है, अब नतीजे भी वहीं से शुरू होने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को और अगर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन्हें किस तरह का एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए? देखो, आप वर्ल्ड वाइड देखो तो यूएस ने जो ग्रो किया है लास्ट 10 साल में वो ज्यादातर कंज्यूमर ब्रांड और आईटी से किया है। अगर यूएस और कहीं ना कहीं हमारा पूरा आईटी सेक्टर इज सेगमेंटेड टू यूएस सर्विसेज,
सो यहाँ वहां पे स्लो डाउन होगा तो 100% इफेक्ट अपने को आएगी, बिकॉज इट्स प्योर सर्विस, लिविंग सम जोमेटोज एंड दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड। सो वहाँ जो आईटी सर्विसेज स्पेसिफिक है वहां पे वी आर नॉट बुलिश, थिंग्स आर लुकिंग स्केप्टिकल, वैल्यूएशन ठीक ठाक है पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। सो वो पॉइंट ऑफ टाइम वी आर वेरी क्लियर दैट ये पॉइंट ऑफ टाइम ये नहीं लेना चाहिए, कूल ऑफ हो जाने दो, बिकॉज बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे, रिच वैल्यूएशन पे ट्रेल कर रहे हैं। तो कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट आया, रिसेशन हो या कोई कट आया ऑन द वैल्यू ऑन द डिमांड साइड, तो इट विल गेट इफेक्टेड। सो ऑन आईटी सर्विसेज वी आर वेरी नेगेटिव। ठीक है, आईटी सर्विसेज को लेकर नेगेटिव व्यू है और मार्च में हमने देखा कि आईटी इंडेक्स में करीब करीब 16% की गिरावट आई थी, लेकिन अप्रैल में भी वो गिरावट थमी नहीं। अभी तो खैर शुरुआत है, लेकिन आईटी इंडेक्स अगर आप दिखा सकते हो दिखा दीजिए, क्योंकि 46,000 का इंडेक्स था आईटी का और वो गिर के 35,000 के भी नीचे आ गया है। और आईटी इंडेक्स के सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहाँ पर हम तेज सेल ऑफ देख रहे हैं, कहीं कोई राहत नहीं है। मिड कैप में जो सेल ऑफ है वो ज़्यादा सीवियर है, स्मॉल कैप में भी कोई राहत नहीं है। 2-3 वजह हैं। एक तो अमेरिका में क्या है कि मंदी वाली बातचीत चल रही है, एक वो रीज़न है। बाकी कॉस्ट कटिंग भी हो रही है यूएस में, सरकार की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, ये सारा मिला जुला प्रेशर डाल रहे हैं। चलिए बाजार में क्लोजिंग की तरफ आते हैं, 1 मिनट के आसपास का समय बच गया है। आज क्लोजिंग देखिए थोड़ी कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाली है, मतलब इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि इतनी गिरावट आ जाएगी। कल एक्चुअल जब टैरिफ आया तो हमने निफ्टी में 80 अंकों की गिरावट देखी, निफ्टी बैंक बाकायदा करीब 2.25 अंक ऊपर बंद हुआ। अब जो फार्मा को लेकर अपडेट आया उसने ये डर पैदा किया कि ट्रंप पर हम ट्रस्ट कैसे करें, वो जो कुछ कह रहे हैं उसकी हम कितनी वैल्यू करें, वो कितनी क्षणिक हैं चीजें उनकी, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उसके चलते सेंटिमेंटल डैमेज आज ज्यादा हुआ बाजार में और निफ्टी 22,900 का जो अहम सपोर्ट था बिल्कुल उसके आसपास ही बंद होने जा रहा है। निफ्टी बैंक में 81 अंकों के आसपास की हमने नरमी देखी, लेकिन 51,500 के लेवल को निफ्टी बैंक ने भी बचाया है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर कहीं ज्यादा खराब थी। स्मॉल कैप मिड कैप में आज कार्नेज मचा और जो शेयर सबसे ज्यादा टूटे हैं मेटल के, फार्मा के, आज वहां पर हमने कोहराम मचते हुए देखा है। ऑयल एंड गैस के अलावा टाटा स्टील 8% नीचे, हिंडाल्को 8% की गिरावट। इसके अलावा ओएनजीसी का शेयर करीब 7% टूटा है क्योंकि कच्चे तेल का भाव सस्ता हो गया है। तो ये स्थिति आज रही है। निफ्टी के 50 में से 42 शेयर आज गिरावट के शिकार हुए हैं और निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा चढ़ा आज शेयर वो है बजाज फाइनेंस का। और इसके अलावा हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ निफ्टी को आज दिखा है। बैंकिंग में जो दिग्गज हैं आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, थोड़ा सा सपोर्ट वहां से मिला, अदरवाइज बाजार का टेक्सचर खराब रहा। एक राहत बस आप कह सकते हैं आज की इस पूरी की पूरी गिरावट में और वो है 22,900 का स्तर क्लोजिंग बेसिस पर बच जाना। खतरा भी टला है नहीं। ओवरनाइट वीकेंड पर खबरें बहुत सारी आएंगी जिसको हम एसेस करेंगे, तो उसका एनालिसिस करेंगे और सोमवार को फिर से मिलेंगे। ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उस पर नजर रहेगी। हमारी सरकार और उनकी सरकार के बीच में किस तरह के डायलॉग्स होते हैं, क्या बातचीत होती है टैरिफ को लेकर, उसके अपडेट्स भी हम लेकर आएंगे। और कल वैसे ET न्यूज़ स्वदेश पर आप हमारी जो न्यूज़ बुलेटिन्स होंगे वो देखते रहिएगा, वहाँ पर भी ये सरकार के जो अपडेट्स आएंगे उसको हम सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन एक कमज़ोर सत्र ट्रंप के एक बयान ने पूरे मार्केट में हमने देखा कि आज भूकंप ला दिया। मेटल, फार्मा, IT, ऑयल एंड गैस, इन्होंने सबसे ज़्यादा आज बिकवाली दिखाई और कैपिटल गुड्स वाले शेयर जिसमें कि LNT भी शामिल था, तेज सेल ऑफ का शिकार हुआ। चलिए राहत बस इतनी है, 3:30 बज गए, बाजार आज बंद हो गया। वही चाह भी रहती कि अच्छा ठीक है आज के लिए कम से कम टेंशन ये खत्म होगी। अपने एक्सपर्ट्स का हम आज शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस मुश्किल भरे समय में आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, वो काफ़ी रिसर्च करते हैं, उसके बाद जो भी शेयर सुझाते हैं उनका काफ़ी कुछ स्टेक पर होता है। बोलते वक्त ना आपको गट्स चाहिए कुछ भी बोलने में ऐसे बाजार में कि अच्छा ये शेयर ले लो, ये बेच दो। तो बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका भी, रोहन भाई आपका बहुत शुक्रिया, अमोल सर थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बाजार पर और तमाम शेयरों पर अपने व्यू हमसे शेयर करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। मानसी और मुझे आप दीजिए इजाज़त।